सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, एक बार मैं समझता हूं कि हम जहां पर भी हैं, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस एमएसएमई की बात में। मैं दोस्तों सबसे पहले तो बताऊं कि जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि सर एमएसएमई की कुछ समस्याएं हैं, कुछ वो कहना चाहते हैं अपनी बात, तुरंत सर ने एग्री किया और कहा कि बिल्कुल मैं भी बिल्कुल बात करना चाहूंगा एमएसएमई से। सर के अगर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट फिर भी एक ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं और वो 4th टर्म है उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। is recognized as a young global leader by the World Economic Forum. संसद रत्न अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन पार्लियामेंट। ही इज द चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड फॉर एक्सप्लेनेटरी सोशल वेलफेयर वर्ड। मैं कितनी उनकी वो एक आर्मी में भी, आपको दोस्तों ये जानकर बड़ी खुशी होगी और शायद ये एक बहुत बड़ी न्यूज है कि he is the first serving BJP member of parliament to join as a regular officer in Indian Army. He was the former national president of भारतीय जनता युवा मोर्चा। और बहुत सारे आपको पता ही है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस का फील्ड हो या स्पोर्ट्स का फील्ड हो, because he was the former president of BCCI, member of TB Forum of India। मतलब अगर मैं सर का बायोडाटा या प्रोफाइल एक थोड़ा पढ़ने बैठूं तो मुझे लगता है कि जो मेरे 10 मिनट मुझे मिले हैं वो शायद उसी में खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कोई परिचय का जरूरत नहीं है ऑनरेबल श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये जो वेबिनार है सर, ये आयोजित किया है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने इन एसोसिएशन विद दैनिक जागरण एंड टेली सॉल्यूशन। सर आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं, वो भी आपसे अपनी कुछ समस्याएं शेयर करना चाहेंगे। जैसे एक हमारे साथ हैं आज मिस्टर प्रवीण मल्होत्रा, वो है डायरेक्टर एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट कंपनी का, जो मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 500 ऑटो कंपोनेंट फॉर द OEM इंडस्ट्री सच एज हीरो, मारुति, यामा। इसके अलावा हमारे साथ आज हैं श्री विकास ऋषि जी, जो डायरेक्टर हैं तोजो विकास इंटरनेशनल के। इट इज लीडिंग MSME मैन्युफैक्चरिंग फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस और इनकी टर्नओवर इज मोर देन 135 करोड़। वो शायद आपसे कुछ फंड ऑफ फंड की बात करना चाहेंगे। और हमारे साथ हैं श्री बालाजी एस, हु इज द जनरल मैनेजर नॉर्थ ऑफ टेली सॉल्यूशंस, जो आज के दिन में MSME जिनको अपनी अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही से रखना, उनके जितने भी MSMEs हैं सर, अधिकतर इसी कंपनी का, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो बहुत सारे MSMEs ने उनको अपना फीडबैक दिया है एंड दे वुड आल्सो लाइक टू शेयर इट विद यू। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आप MSME के बारे में, क्योंकि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज लाएंगे, तब सबसे पहले जो पैकेज आपने अनाउंस किया 13 मई 2020 को, वो MSME के लिए था। यानी इससे ही पता चलता है कि MSME कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सरकार के लिए। सर हमने 12 मई 2020 को ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी के साथ इसी तरह एक संवाद किया था। उसमें हमने बहुत सारी उनसे रिक्वेस्ट की थी और 13 मई को आपने उनमें से बहुत सारी, या मैं कहूँगा अधिकतर जो हमारी रिक्वेस्ट थी, वो सब एक्सेप्ट कर ली। जैसे हमने उनसे कहा कि साहब ये जो MSMEs हैं, ये कैश फ्लो की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, इनको वर्किंग कैपिटल की समस्या है। आपने कहा ठीक है, हम इनको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दे देते हैं 20% का। सर इसमें जो कुछ हमारे 2-3 और सजेशन जो हैं, स्कीम बहुत अच्छी है। एक तो सर हम चाहते हैं बहुत सारे MSME की, इसमें अगर SME 2 जो हैं उनको भी अगर कवर कर लिया जाए सर इस स्कीम में, तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा सर कुछ जो अच्छी MSMEs हैं, उन लोगों का जो इसमें कट ऑफ डेट है, जिस डेट के लिए आपने कहा कि उस आउटस्टैंडिंग पर, यानी 29 फरवरी के आउटस्टैंडिंग पर 20% का आप लोन देंगे, उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रखा था। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि भाई हम तो अच्छी एंटरप्रेन्योर्स थे, जितना सैंक्शन था अगर हमने उससे कम यूज कर रखा था, अब जब ये समय पेंडेमिक है, जब ये कोविड का टाइम है, अब हमें फंड्स चाहिए, पहले हम ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो वो चाहते हैं कि जो सैंक्शन लिमिट है, अगर उसका ये 20% दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।
एक सर इसके अलावा ये है कि जो नॉन फंड बेस्ड यानी ऑफ बैलेंस शीट जो लिमिट्स हैं, जैसे एलसी है विच इज आल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर इस स्कीम में प्रोविजन नहीं है। अगर इस एलसी के ऊपर भी सर ये 20% का प्रोविजन कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि सर जो आपने टर्म लोन के ऊपर जो कहा है उसके ऊपर 20% आप दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टर्म लोन के ऊपर अगर आप ना भी दें, जो वर्किंग कैपिटल है उसमें अगर एलसीबीजी जोड़कर उनके ऊपर ये 20% दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एक और बहुत सारे एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम है वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो तो आगे बढ़कर आ रहे हैं, खुद एसएमएस कर रहे हैं, खुद मेल कर रहे हैं, खुद बुला रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं और जो एनबीएफसीज हैं वहां पर शायद उतनी मदद मिल नहीं पा रही है। हमने खुद देखा कि कुछ प्राइवेट बैंक्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पॉलिसी बना रखी है, अपने सेक्टर्स अलग डिफाइन कर रखे हैं उन्होंने कि हम किस सेक्टर्स को देंगे, किस सेक्टर को नहीं देंगे, जिन्होंने मोरेटोरियम यूज किया है उनको नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली इन एडिशन टू द स्कीम बीइंग अनाउंस्ड बाय यू। तो ये जो प्राइवेट बैंक हैं और जो एनबीएफसीज हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक सर रिक्वेस्ट ये भी आई है कि अब आपने डेफिनेशन भी चेंज कर दी है एमएसएमई की 250 करोड़ तक, तो ये जो लिमिट है इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जो 100 करोड़ तक की टर्नओवर को दिया जाता है, अगर ये 250 करोड़ तक की टर्नओवर वाली एमएसएमईज को मिल सके और साथ में ये जो 25 करोड़ की जो लिमिट है आउटस्टैंडिंग की, इसको भी इस लिमिट को हटा दिया जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। सर इसके अलावा सर ये तो हो गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के ऊपर। दूसरा सर हम ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में एमएसएमईज के ऊपर लिटिगेशन का बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, क्योंकि सर चाहे उनके ऑर्डर कैंसिलेशन हो, चाहे उनका डिलेड पेमेंट का हो, चेक बाउंसिंग का हो, लेबर प्रॉब्लम का हो, तो जिस तरह आपने एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स बनाए सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, हम समझते हैं कि अगर एक एमएसएमईज के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स की कुछ बात हो जाए सर, जहां पर उनका त्वरित गति से डिसीजन हो सके उनके केसेस का, एमएसएमई का, तो वो शायद एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा एमएसएमईज के लिए। सर हमने बात की थी, रिक्वेस्ट की थी डिलेड पेमेंट की समस्या की जो एमएसएमईज हैं, आपने कहा कि 45 डेज के अंदर जितने भी सीपीएससीज हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनका पेमेंट कर दिया जाएगा जितने भी एमएसएमईज हैं। बट हमने देखा सर कुछ केसेस में ऐसा है जहां पर जो एमएससीएफसीज हैं, जो आपने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाए हैं, वहां से अवार्ड घोषित हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अवार्ड को लिए हुए घूम रहे हैं जो एमएसएमईज हैं डिफरेंट कोर्स में। अगर सर कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए कि जहां पर ये एमएससीएफसी ने कोई अवार्ड घोषित कर दिया है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सीपीएससी के अगेंस्ट, उनका अभी प्लीज कोई अपील ना की जाए, उनका कम से कम 75% उनको पेमेंट दे दिया जाए अगर करना भी है तो। अदरवाइज तो ये अपील में भी 75% कोर्ट में जमा होता है। तो इस ऑर्डर को सर अगर एमएससीएफसी के ऑर्डर को फाइनल मानकर उनका पेमेंट कर दिया जाए, ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है एमएसएमईज को। सर एक समस्या जीएसटी में ये है कि जब हम अपना इनवॉइस रेज करते हैं एमएसएमई, तब हमें जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है तुरंत अगले महीने। पर प्रॉब्लम ये होती है सर कि हमारा जो पेमेंट है वो तो कई बार महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने तक अटका रहता है। तो जो जीएसटी का हम पेमेंट करते हैं सर, देखा जाए तो जीएसटी कोई हमारे ऊपर यानी सेलर के ऊपर टैक्स नहीं है, ये तो हम सरकार के लिए बायर से कलेक्ट करते हैं और फिर सरकार के पास जमा करते हैं। जो बायर है वो हमारा पेमेंट नहीं कर रहा, इवन जीएसटी का भी पेमेंट नहीं कर रहा, और साथ में हमारा जो पेमेंट है वो तो फंसा हुआ है, जो जीएसटी का पेमेंट है वो हमें और अपनी जेब से करना पड़ता है। तो अगर ये जीएसटी का सर रिसीट बेसिस पर अगर पेमेंट का सिस्टम बन जाए, आई सपोज दैट विल बी ए वेरी बिग हेल्प टू द एमएसएमई। सर ये जो डिलेड पेमेंट है, इसमें वैसे तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कोई रिकवरी कोड नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी मदद कर रहा था सर एमएसएमईज की इस रिकवरी में जहां डिलेड पेमेंट है, क्योंकि वो नोटिस भेजते थे अगर 1 लाख से ज्यादा का डिफॉल्ट होता था, और अगर वो पेमेंट ड्यू होता था तो अधिकतर जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं वो कोशिश करते थे कि नेगोशिएट करें और पेमेंट करें। सर अब ये जो लिमिट है 1 करोड़ हो गई है, जो डिफॉल्ट की जो अमाउंट है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में। हमारा सर ये रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम एमएसएमईज के लिए 1 लाख ही अगर रखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक मददगार साबित हो सकता है एमएसएमईज के डिले पेमेंट के लिए। सर एक जो सरफासी एक्ट है रिकवरी के लिए, जिस तरह से आपने और बहुत सारे एक्शंस लिए, इस तरह अगर ये सरफासी या सिक्योरिटाइजेशन एक्ट भी 1 साल के लिए अभी टाल दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये भी एमएसएमईज के लिए बड़ी मदद होगी।
सर एक एमएसएमई के लिए और बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस लॉकडाउन में कि भाई उनका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो मिनिमम पेमेंट ड्यू है उसका बिल आ रहा है, चाहे वो फैक्ट्री चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। अगर कुछ ऐसा समय दे दिया जाए कि जहां पर मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज हैं वो अभी ना लगे कुछ समय के लिए, तो वो शायद बहुत अच्छा रहेगा। सर एक समस्या मॉरेटोरियम में, आपने मॉरेटोरियम तो अलाउड किया सर, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आगे 3 महीने कुछ और भी बढ़ जाए, वो आपका जैसा डिसीजन होगा हमें मान्य होगा। बट सर सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है इसमें कि जो 6 महीने का मॉरेटोरियम मिला, अगर इसका पेमेंट हमें बाद में एकदम जैसे ही ये मॉरेटोरियम खत्म होता है करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ सर ये बैंक्स के लिए भी बड़ा जरूरी होगा कि ये बैंक्स के लिए भी बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि एकदम से ये जो एमएसएमईज हैं वो 12 महीने का इंटरेस्ट 6 महीने में किसी भी हालत में नहीं दे पाएंगी। तो हम ये चाहते हैं सर कि इसके लिए कुछ एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाया जाए, यानी जो मॉरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है, अगर सर उसका एक 3 साल कम से कम या 4 साल का रीपेमेंट पीरियड नहीं बनेगा तो शायद कोई एमएसएमई इसको एकदम से पे नहीं कर पाएगी, और ये एक बैंकों के लिए भी समस्या होने वाली है। सर यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में आपने 3 साल का रीपेमेंट दिया है, यानी 4 साल टोटल, जिसमें 1 साल मॉरेटोरियम है और 3 साल में रीपेमेंट करना है, सर वो एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि सर ये जो पैसा मिल रहा है ये पैसा ना तो किसी प्रोडक्टिव यूज में आना है, ना इससे कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है, ना इससे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना है। ये पैसा तो उनका जो नॉर्मल जो सैलरी और खर्चे हैं उन चीजों में चला जाएगा, यानी इससे कोई एडिशनल कैश इनफ्लो नहीं होगा। मैंने एक रफ कैलकुलेशन की थी कि अगर किसी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं तो 3 साल का अगर रीपेमेंट है तो 1.67 करोड़ का 1 साल का प्रिंसिपल और लगभग 45 लाख का इंटरेस्ट, यानी 2.25 करोड़ के करीब उसको पे करना पड़ेगा हर साल, जबकि कोई कैश एडिशनल इनफ्लो होने की कोई उम्मीद नहीं है इस पैसे से। तो अगर इस रीपेमेंट शेड्यूल को सर 5-6 साल कुछ कर दिया जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। सर एक बहुत और इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि मेरी और भी बैंकर्स से भी बात हुई है, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग, डीप रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत है, चाहे वो एमएसएमई हो या नॉन एमएसएमई भी हो, क्योंकि इस समय सर जो बैंक्स हैं वो भी परेशान हैं अपने एनपीए और आने वाले एनपीए को लेकर। एक बार एक ऐसा वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ की जाए जहां पर अगर अकाउंट एनपीए नहीं है तो रीस्ट्रक्चरिंग करते ही वो एनपीए ना हो जाए, बल्कि हमारी तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगी सर कि कोई अकाउंट अगर एनपीए है उसको जब रीस्ट्रक्चरिंग कर दें, वायबल उसको समझ ले, तो उसको स्टैंडर्ड घोषित कर दिया जाए। सर साथ में जो पेनल इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस है, इनके ऊपर अभी छूट मिलनी चाहिए एमएसएमई को 1 साल के लिए। साथ में सर जो बैंक्स की पॉलिसी हैं उनमें थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, जैसे एक कोई एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग जो होती है, जो इन्वेस्टेबल ग्रेड की BBB रेटिंग है, अभी वो शायद किसी एमएसएमई को नहीं मिल पाएगी, तो अगले 2 साल के लिए जो एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग है इसकी रिक्वायरमेंट अगर खत्म कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर हम ये भी समझते हैं कि जो बैंक्स हैं उनको भी बड़े क्रूशल स्टेज में है, उनकी भी पूरी मदद की जरूरत है, लेकिन जो पेमेंट है अगर टाइम से एमएसएमई का आता रहे तो सर वो भी अपने जो ड्यूज हैं बैंक्स को वो भी टाइम से शायद देते रहेंगे। अगर सर जैसे जो पीएसयूज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर वो अपना जब टेंडर दें उसके साथ ही अगर वो एलसी भी इशू कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने ट्रेड प्लेटफॉर्म शुरू किया जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, लेकिन उसमें अभी हमने देखा कि ना तो सभी प्राइवेट कंपनीज जो 500 करोड़ से ऊपर की हैं वो रजिस्टर हुई, ना सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सीपीएससीज अभी रजिस्टर्ड हो पाए हैं। यहाँ सर एक रिक्वेस्ट हमारी ये होगी कि वो ठीक है नहीं रजिस्टर्ड हुए, पर हम तो चाहते हैं कि सर ये लिमिट 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दी जाए, और ये कंपलसरी कर दिया जाए सर कि जितने भी इनवॉइसेज हैं एमएसएमई के वो ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रूट हो जरूर, ताकि इनका जो पेमेंट है वो तुरंत गति से मिल सके। सर जो बैंक गारंटी का एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस आई हैं कि जब उसका पीरियड खत्म हो जाता है उसके 1 साल बाद तक क्लेम पीरियड रहेगा, उसकी वजह से भी काफी एमएसएमईज को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो उनकी बीजी की जो लिमिट है वो 1 साल तक ब्लॉक रहती है और वो अपनी बैंक गारंटी की लिमिट यूज नहीं कर सकते और फर्दर टेंडर वो सबमिट नहीं कर सकते। सर मैं यहाँ थोड़ा आपको 2 मिनट लूंगा चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये बताने के लिए कि अवेयरनेस जो है वो बहुत एक बड़ी समस्या है सर एमएसएमईज के लिए। उनको बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या क्या स्कीम्स हैं। तो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक मुहिम शुरू की थी सर, जहां पर हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एमएसएमई हेल्पलाइन के नाम से,
और हम उसमें अभी तक 190 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, छोटी छोटी हर स्कीम के बारे में। आपने जितनी भी स्कीम अनाउंस की, हमने हर स्कीम के बारे में वहां डिटेल में एक वीडियो पोस्ट की है। नीति आयोग ने भी सर जो हमारी जो वीडियोस हैं उनमें से काफी वीडियो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट की है। अभी हम तुरंत सर हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम हमने रखा है एमएसएमई गांव गांव में। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी छोटे, जो आपने देखा कि जो हमारे जो लेबर्स हैं, जो कारगर हैं, जो और छोटे लोग जो मजदूर टाइप हैं, जो उनको जो बड़ा तो बन सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन की जानकारी नहीं है, तो हमने उनके लिए एक एमएसएमई गांव गांव के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जहां पर ऑनलाइन हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 15 अगस्त से हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे फर्म बनानी है, कैसे कंपनी बनानी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, आईएसओ कैसे लेना है, ट्रेडमार्क कैसे लेना है, यानी जो भी स्कीम्स आपकी सरकार की हैं उन सभी स्कीम्स के बारे में हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। सर मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि हम भारत में जो आपका आत्मनिर्भर भारत है वो उसके द्वारा हम जरूर इससे पार हो जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे पास चीप लेबर है, यंग जनरेशन है, हमारे पास लोएस्ट टैक्स रेट स्ट्रक्चर है जो आपने घोषित किया है नई कंपनीज के लिए 15% का। जो चाइना यूएस ट्रेड वार जो है उसकी वजह से भी हमें बेनिफिट मिलेगा। जो सेंटीमेंट्स हैं, अभी हम चाहते हैं कि चाइना का माल हम यूज ना करें, अपने यहाँ बनाएं, अपने यहाँ बेचें, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो कंटिन्यूस ड्रॉप है सर वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो भी शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही मददगार होगा। मैं तो बस ये कह सकता हूँ सर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सर विद योर परमिशन, अगर आप मुझे परमिशन दें सर, तो हमारे कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी बात आपके पास रखना चाहते हैं, तो अगर आप परमिशन दें तो 2 या 3 निश्चित तौर पर। तो मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विकास ऋषि जी को, वो इज डायरेक्टर ऑफ तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। विकास जी आइए और आप अपनी बात बताइए। आपने, और ये सवाल 3 पार्ट्स में है। आपने मई में अनाउंस किया था कि एक फंड ऑफ फंड्स दिया जाएगा जो स्टार्टअप्स या एमएसएमईज को इक्विटी मार्केट रेडी करेगा और वो इक्विटी सपोर्ट देगा। तो पहला सवाल यह है कि उसका सब क्या हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि एक स्टार्टअप को 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो नीड होती है फंड की और दूसरी होती है स्पीड। और मेरे ख्याल से स्पीड नीड से ज्यादा होती है कि फंड जल्दी मिले और टाइम पे मिले। तो इसमें मेरा सजेशन ये था कि ये एक ऐसी एजेंसी को हैंडओवर किया जाए जो इस चीज को एक डेट की तरह ना देखे, एक वेंचर फंड की तरह देखे, एक इक्विटी की तरह देखे, जो स्पीड की नीड है उसको सेटिस्फाई करे। और थर्ड सवाल यह है मिनिस्टर साहब की चाइना से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एमिनेट हो रही है, पर्टिकुलरली हमारे सेक्टर में, जैसे फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और वेलनेस सेक्टर। उसके लिए पर्टिकुलरली फॉर स्टार्टअप्स क्या गवर्नमेंट कोई सोच रही है स्पेशल इंसेंटिव्स के लिए, कोई कंसेशंस के लिए? तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर इलैबोरेट करें। जी धन्यवाद विकास जी। और मैं चाहता हूं अब श्री प्रवीण मल्होत्रा जी, हु इज डायरेक्टर ऑफ निपमन फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड विच एन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप अपनी बात रखिए आदरणीय मंत्री जी के साथ। कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इतने साहस के साथ इतने चैलेंजेस को आप मीट कर रहे हैं और सक्सेसफुली गवर्नमेंट एक एक चैलेंज को लेके उसको सॉल्व भी कर रही है मिलकर इंडस्ट्री के साथ। तो हमारा भी मकसद यही है कि हम अपना इनपुट आपको दें ताकि कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस निकलें जिसमें एक्चुअली भारत आगे बढ़े। मेन पॉइंट दो मेरे मुख्य सवाल हैं, वो ये है कि आपने एमएसएमई की लिमिट जो 250 करोड़ रखी है उसमें साथ में एक कैपिटल कैप भी रखा है। मेरे ख्याल से कैपिटल कैप जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने नहीं देगा 250 तक पहुंचने के लिए। तो 250 करोड़ एक लिमिट रहनी चाहिए ताकि जितनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं वो भी उसमें समा जाएं
और दूसरा, अगर हम 25 करोड़ की लिमिट रखते हैं तो या एमएसएमई की जो टॉप लिमिट रखते हैं, तो हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो 5 के ऊपर आता है। कई हमारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनकी टॉप लाइन कम होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें रॉ मटेरियल का कंटेंट सिर्फ 50% होगा, बाकी वैल्यू एडिशन है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो कम होने की वजह से भी वो क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव होती हैं तो वो एमएसएमई डेफिनेशन के बाहर हो जाती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप टर्नओवर का रखिए और बाकी जो एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट रखी हुई है उसको बिल्कुल ही निकाल ही दीजिए। और दूसरा मैं ये कहूँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इतना कुछ हो रहा है और मुकेश जी ने वैसे तो कवर कर ही लिया, लेकिन एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस आएगा और इंडस्ट्री में एक नई जान आएगी और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग एमएसएमई के अलावा थोड़ी जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, एक वर्ग ऊपर समझ लो कि एक ऊपर की जो इंडस्ट्रीज हैं एमएसएमई को ऊपर, तो वो उन्हें ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत सारी एमएसएमई ऐसी हैं, क्योंकि साल को हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस हुए 1947 से काफी टाइम निकल चुका है और बहुत स्ट्रक्चर्ड बिजनेस होने लगा है, जहां पर जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, एक ओईएम है, ओईएम के नीचे एक टीयर 1 है और टीयर 1 के नीचे कई टीयर 2 इंडस्ट्रीज आती हैं जो एमएसएमई कैटेगरी में आती हैं। जब टीयर 1 इंडस्ट्री जो एमएसएमई की कैटेगरी से बाहर हो जाती है बड़ी होने के रीजन से, वो जब उसकी वर्किंग अगर सही नहीं होगी तो कई एमएसएमई इंडस्ट्रीज भी तकलीफ में आ जाती हैं। तो नेचुरली रीस्ट्रक्चरिंग और जितना आप इन बड़ी इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करोगे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये रहेगा कि छोटी इंडस्ट्री अपने आप धीरे धीरे हेल्दी होने की तरफ चली जाएगी। तो ये 3 सवाल है मेरे। जी धन्यवाद प्रवीण जी। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री बालाजी एस ऑफ टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। Honorable Shri Anurag ji, this side Balaji from Tally Solutions. We are basically a technology and innovation company delivering business software for small and medium enterprises. That's our passion, and we have been working closely with MSME sector for more than 3 decades now. मेरे 2 सवाल हैं sir. In the last 120 days, what we have seen is that there is a huge impact on the business all across the country, and probably now the relevance of digital technologies has never been higher the way it is now, and it is clearly emerging that MSME should learn to embrace digital technologies, not only to stay in business but also to emerge competitive in the post-COVID world. And there is an urgent need to bolster our manufacturing capabilities to world-class standards also. Some of the factors that needs to be addressed to drive digital adoption among SMEs are digital literacy, making technology affordable, customized solutions, supportive digital infrastructure, innovation, entrepreneurship, as these are the basic fundamentals of future businesses in the country. In this context, sir, my question is, what steps government are planning to take and how are we seeing that it would impact these factors that I just mentioned? That is question number 1. I have one more question, sir. Because of this unprecedented situation that MSME is going through, so many points Mukesh ji also mentioned, businesses are basically let go majority of their workforce due to their limited resources which they have. It could be because of budgetary constraints that they have, or any cost-cutting measures that they want to adhere to. What we see is the way forward is reskilling and upskilling of the current employees to perform those multiple functions because of this unprecedented situation. In fact, World Economic Forum report in the past has also revealed that by 2022, 54% of the employees in the MSME sector would require upskilling and reskilling. And one thing is very clearly that we can see is that the skill gaps would negatively impact future growth, ability to innovate, ability to ensure customer satisfaction and experience, and probably it will impact the delivery of superior product quality and service. In this regard, we feel that there is a
need to have a comprehensive integrated policy. What steps we are looking at to support the industry in this regard? That would be my second question, sir. थैंक यू बालाजी। और अब वो समय आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और मैं सर आपके लिए बस यही कह सकता हूं कि आपका जो पॉजिटिव अप्रोच है और मैंने देखा वो डाउन द लाइन है आपके। मैं यहाँ पर खास तौर से सर आस्तिक सिन्हा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनसे जब भी बात होती है ही इज सो पॉजिटिव ऑफिसर, और मुझे तो हमेशा लगता है कि ये पूरा तरह से आपके द्वारा दिया हुआ एक मैसेज है, बिकॉज नो पॉइजन कैन किल ए पॉजिटिव थिंकर एंड नो मेडिसिन कैन सेव ए नेगेटिव थिंकर। बहुत बहुत स्वागत है ऑनरेबल श्री अनुराग ठाकुर जी आपका, हम सुनने के लिए बेताब हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आई प्लीज सर। थैंक यू। इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आज चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट आदरणीय मुकेश मोहन गुप्ता जी, सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपसे जुड़ने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जिस बैठक में मैं था वहां मुझसे सीनियर कई और मंत्री भी थे, अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे, और उसको बीच में छोड़ना संभव नहीं था। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण आज आपने ये कार्यक्रम रखा है, और मैं आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे भी इंडस्ट्री की आवाज सुनने का इसमें मौका मिलेगा। पिछले 4 महीनों में लगातार डिजिटल मीडियम के माध्यम से या डिजिटल स्पेस के माध्यम से हम लोग देश के कोने कोने में लाखों उद्यमियों के साथ बातचीत कर पाए। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में तो अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाए, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ वो एमएसएमई सेक्टर है। And I won't shy away from saying this, that MSME is the backbone of our country and country's economy. और दुनिया भर का कोई भी देश प्रगति नहीं किया है, सफल नहीं हुआ है एमएसएमईज की कंट्रीब्यूशन के बिना, और भारत भी एक एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। अगर उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं, but what is the contribution of the MSME sector? MSME contributes close to 6.1% of the manufacturing GDP, 24.63% of the GDP from service activities, and 33.4% of the India's manufacturing output. तो ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 6.11%, मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग कंट्रीब्यूट करते हो, या 24.63% जीडीपी का हम सर्विस एक्टिविटीज में करते हो, या कुल मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट 33.4% एमएसएमईज के माध्यम से हो, तो ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ा योगदान आपका है। और लगभग 12 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोजगार देने का काम भी एमएसएमईज के माध्यम से होता है, और कुल एक्सपोर्ट का 50% भी अगर हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है, तो अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े हैं जो दिखाता है कि किस तरह आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, देश के लिए महत्वपूर्ण हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस आत्मनिर्भर पैकेज में सबसे ज्यादा बल दिया तो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को दिया। और भारत में कोई भी पॉलिसी डिसीजन अगर लागू किया जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें हम एमएसएमईज की ओपिनियन जानने का, कि उनकी राय क्या है, उनके सुझाव क्या है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। और गुप्ता जी, आज भी बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर आए हैं। मैं तो कहूँगा प्रश्न कम थे, सुझाव बहुत अच्छे थे, जिससे इंडस्ट्री में एनपीएस ना बढ़े, उद्योग बच पाए, उद्योग काबिल बन पाए, और एमएसएमईज का हमारा योगदान आने वाले समय में देश के विकास में और बढ़ सके। और सही मायने में अगर भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनना है तो हमें 8% की दर से ज्यादा से बढ़ना होगा।
और इसमें एमएसएमई सेक्टर की सपोर्ट बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इतना विशाल सेक्टर है कि जिसके लिए वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी काम नहीं करती है। तो आपके एमएसएमई में भी कोई सूक्ष्म होगा, कोई लघु होगा, कोई कुटीर उद्योग भी होगा, तो कोई मध्यम वर्ग का उद्योग भी होगा। तो उसमें अंतर भी देखिए कि आप 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले से लेकर 250 करोड़ के टर्नओवर में ही जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो इसमें कैसे हम बदलाव ला सकें, ये भी हमें देखना है। क्या किस वर्ग को क्या सुझाव, मान लीजिए आज आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका टर्नओवर ही 2 करोड़ होगा, कुछ 250 करोड़ से ज्यादा वाले होंगे, तो दोनों की मांग बड़ी अलग अलग होगी। इन अलग अलग मांगों को सरकार को कैसे देखना है, हम उस दिशा में भी इसीलिए आपकी बात सुनना चाहते हैं कि क्या हम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो किया, जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाने का काम भी हमने किया है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ एमएसएमई सेक्टर उठाना शुरू करें। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाइना में देखेंगे तो या किसी और देश में भी जो हमसे किफायती सामान बनाता है, उसका कारण क्या है? मान लीजिए एमएसएमई क्लिनिक्स हमारे, उनको ऐसे स्पेशल पर्पस मशीन्स तैयार करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पीछे जो ब्लाइंड लगी है, इसको बनाने के लिए अगर कोई मैनुअली काम करता होगा, या आपका जो टेबल लगा है उसको बनाने के लिए कोई मैनुअली काम करता होगा, तो क्या मशीन ऐसी भी होगी जिसपे स्पेशल पर्पस कोई एक तरह का उस पे काम होता हो? या मान लीजिए कोई हथौड़ा ही बनाना है, उसकी फोर्जिंग होनी है, तो एक प्रोसेस करने के लिए कुछ ऐसा लगा है जिसके कारण 6 उसकी डाइस एक साथ बंधी हुई है और एक ही आदमी उसको देख के काम चला रहा है, तो एक व्यक्ति की बजाय वो 6 लोगों का काम कर पा रहा है। इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। उस मशीन को केवल एक ही प्रोसेस करना है, इससे उसकी गुणवत्ता भी बनेगी, आकार भी ठीक बनेगा और इस तरह से लाभ मिल पाएंगे। मान लीजिए हमारे कानपुर में है कुछ इंडस्ट्री है जिसके कारण पोल्यूशन फैलता है, सीधा नदी में पानी जाता है। क्या हम लोग ये आज हमने जो देखा पिछले 4 महीनों में, नदियां नाले सब साफ हो गए, गंगा से लेकर यमुना जी तक सब साफ हो गई। कैसे हुआ? 2 महीने इंडस्ट्री बंद हुई तो सब साफ होना शुरू हो गया। तो क्या हमें एक आईने के रूप में भी ये दिखा कि हम आज तो देख रहे हैं, हम भविष्य की ओर नहीं देख पा रहे। हमें वर्तमान तो अच्छा करना ही है, हमें भविष्य की ओर भी एक जिम्मेदारी के रूप में देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप इंडस्ट्री के माध्यम से ये भी जरूर बताया कीजिए, क्या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स कहीं पर लग सकते हैं? कोई एक इंडस्ट्री अगर वो चीज नहीं कर सकती, कोई कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाना है, तो क्या हो सकता है? 2-3 शहरों के बीच में भी अगर एक ऐसा सेंटर बने जहां पर वो इंडस्ट्री हो, तब भी बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलता है। इस पे ज्यादा समय ना लेता हूं, अगली बात पे मैं आऊंगा। सफूर्ती देखा जाए तो हमने शुरू किया था, लगभग 500 आर्टिजन्स उसमें आपके काम करने थे, एक क्लस्टर्स के रूप में, और इसके लिए हमने 125 करोड़ रुपए का जो पहले बजट रखा था, हमने उसको भी बढ़ाकर 185 करोड़ इस साल कर दिया है, यानी कि पिछले साल 125, अब 185 करोड़ किया। और स्कीम को रिवैम्प भी कर रहे हैं, लगातार इसमें बदलाव भी करते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिल पाए। 224 प्रपोजल क्लस्टर्स बनाने की आई थी, उनमें से 171 मार्च 2020 तक हमने बना लिए थे, जिनको अप्रूवल मिल चुकी है। और 25 और 54 क्लस्टर्स तो इसमें ऐसे थे जो फंक्शनल हो गए हैं, और लगभग 1,40,000 आर्टिजन्स जो हैं उनको इससे लाभ मिलने वाला है। हम ऐसे 1,250 क्लस्टर सफूर्ती के अंतर्गत अगले 5 सालों में बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे एमएसएमई सेक्टर को लाभ मिलेगा। हमने सबसे बड़ी बात तो ये की कि हमने परिभाषा बदलने का काम किया है। एमएसएमई डेफिनेशन के बदलने से बहुत कुछ बदलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम कहते हैं कि साइज एंड स्केल को बदलना है, तो साइज एंड स्केल बदलने के लिए ये बहुत आवश्यक था
कि जो पीछे गलतियां होती रही, जो 30-40 साल से आपकी मांग थी कि हमें अपना स्तर बढ़ाने का, आकार बढ़ाने का अवसर मिला जाए, तो व्यापार और आकार बढ़े, तो 25 लाख से उसको बढ़ाकर 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कर दिया, 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कर दिया, और 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट की हमने सीमा बढ़ा दी। लेकिन वहीं पर जो टर्नओवर लिमिट है वो माइक्रो के लिए हमने जहां 5 करोड़ किया था, स्मॉल के लिए हमने 50 करोड़ किया था, और जो मीडियम उसके लिए 100 करोड़ रुपया किया था, जो अब आप लोगों की मांग के कारण 250 करोड़ करने की बात हुई है। ये सब प्रयास किए गए कि आकार और व्यापार आपका बढ़ सके, to increase the size and scale of the MSME. That is why we have taken all those decisions. Not only this, if you look at the last budget, we have announced the corporate tax rate cut from 30% to 25% for companies with an annual turnover of rupees 400 crores, and it has been raised from 250 crore rupees to 400 crore rupees, which will cover 99.3% of all the companies, thereby benefiting most of the MSMEs in the country. 250 करोड़ की बजाय भी हमने जब कॉर्पोरेट टैक्स में आपको राहत देने की बात थी तो उसको 250 करोड़ की बजाय 400 करोड़ किया है, टैक्स बेनिफिट भी आपको दिया। और यही नहीं, एमएसएमई सेक्टर के लिए पीएसपी जो पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे हैं, उनका 59 मिनट लोन पोर्टल भी हमने चालू किया है, और इसके अलावा हमने 2% इंटरेस्ट सबवेंशन उन सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज के लिए किया जिन्होंने फ्रेश या इंक्रीमेंटल लोन्स लिए हो। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जो दिक्कत आती थी एक्सपोर्टर्स की, हमने उनके लिए भी इंटरेस्ट रिबेट में वृद्धि की है, 3% से बढ़ाकर उसको 5% किया है, जो लोन लेते हैं प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट पीरियड में। इसके अलावा एमएसएमईज को लाभ मिले तो हमने सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एक कंपलसरी किया है कि 25% माल वो एमएसएमईज के माध्यम से खरीदे, और जेम पोर्टल भी हमने एक ऐसी सुविधा दी है जिसके माध्यम से भी छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान, अपने प्रोडक्ट्स अपने कैटलॉग के माध्यम से या जेम पोर्टल पर पहुंचा सकता है। एक स्मूथ बिजनेस एनवायरनमेंट एमएसएमईज के लिए हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि हुई है वो 143वें स्थान से बढ़कर 62वें स्थान की हुई है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मुकेश जी मानना ये है कि अभी हमें इसमें बहुत काम करना है, क्योंकि उन कुछ विषयों पर मैं आऊंगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात आती है, उस पर मैं आगे, आपने कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। आपने बीच में सुझाव दिए कि इंडस्ट्री में डर था कि चाहे वो कंपनीज एक्ट जो यूपीए के समय बना उसमें अधिकतर प्रावधान ऐसे कर दिए थे कि उसको क्रिमिनलाइज कर दिया था। छोटे से छोटी आप पे कमी भी कोई रह गई तब भी उसमें क्रिमिनलिटी आ जाती थी। आपको जानकर ये हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और हम लोगों के साथ आपने जब बात की, हमने उस पर अब कदम उठाए। 58 ऐसे प्रावधान हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिए हैं कंपनीज एक्ट के। ये भी एक बहुत बड़ी राहत हमने इंडस्ट्री को करके दी है। हमने अगस्त 2019 में कहा था कि हम जीएसटी के रिफंड जो हैं वो एमएसएमईज के 30 दिन के अंदर सारे वापस करेंगे। हमने व्यक्तिगत रूप से इसको देखा, और जब 30 दिन के बाद हम लोगों ने रिपोर्ट ली तो 97% के लगभग एमएसएमईज को उनका पैसा 30 दिन के अंदर वापस हो चुका। यही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट भी हमने 15% किया है, 30% से कम करके, ताकि नए मैन्युफैक्चरिंग में उद्योग लग सके, उससे भी आप लोग लाभ उठा सके। इस संकट की घड़ी में भी, आपदा में भी अवसर देखने की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही, और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, उसी दिशा में आत्मनिर्भर पैकेज को हमने 2 महीने पहले अनाउंस किया था।
ताकि ना केवल रिवाइवल एमएसएमईज का हो, बल्कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ सके। और इसमें सबसे बड़ी बात हमने की थी कि 3 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी अतिरिक्त कोलेट्रल या गारंटी के बिना हम व्यापारी वर्ग को देंगे। 20% वर्किंग कैपिटल ज्यादा मिलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 8% के लगभग उनको इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा मिलेगा। 12 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा और 4 साल के अंदर आपको ये पैसा वापस करना है, यानी कि 12 महीने के बाद आपकी किस्तें शुरू होंगी। आपने इसमें कुछ सुझाव दिए हैं कि इसको 29 फरवरी की टाइम को ना माना जाए। मैंने आपका वो सुझाव नोट कर लिया है। आरबीआई और बैंकों के साथ हम इस विषय को उठाएंगे ताकि इसमें जो भी उचित कदम या कोई एवरेज 3 महीने की ली जा सके या कोई और इसमें तरीका निकालने का देखा जाए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि लगभग 1,24,000 करोड़ रुपया हमने अब तक इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से हमने दिया है, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक है और 68,311 करोड़ से ज्यादा डिस्बर्स भी हो चुका है। बहुत सारे व्यापारी इसलिए भी सारा पैसा इकट्ठा नहीं ले रहे कि जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ रही वैसे वैसे वो पैसा ले रहे ताकि उनको एकदम से इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप 20% इकट्ठा उठाइए। और इसमें 100% गारंटी भारत सरकार दे रहा है। इसके अलावा जो आपने 10,000 करोड़ का एमएसएमई के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का कॉर्पस किया था, ये हमने कैबिनेट कमेटी ऑफ नॉन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूवल भी दे दी है। सिडबी ने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट एमएसएमई मंत्रालय को दे भी दिया है एग्जामिन करने के लिए और जल्द ही आप देखेंगे इसके ऊपर भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक और जो लिक्विडिटी स्कीम हमने इसके लिए की थी, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अनाउंस की थी, 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआईज को देने के लिए। इसमें भी 100% गारंटी केंद्र सरकार दे रही है। इसके अलावा हमने पार्शियल गारंटीड स्कीम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो अप्रूव की थी परचेज करने के लिए बॉन्ड्स के लिए या कमर्शियल पेपर्स के लिए, इसमें 67 एनबीएफसी को 14,667 करोड़ रुपया के लगभग जो है वो बॉन्ड्स, इसमें से 6,845 करोड़ के हमने दिए हैं और कमर्शियल पेपर्स रेटेड जो बिलो AA ग्रेड के थे उसके लिए। इसके अलावा जो आपने कहा था कि जो पेमेंट ड्यू, जो एक क्वेश्चन आपका आ जाया कि सेंट्रल PSUs जो हैं वो 45 दिन के भीतर पेमेंट रिलीज करें। मैं आपसे इतने कहना चाहता हूं, अधिकतर सेंट्रल PSUs ने पेमेंट कर दी है। ये प्राइवेट सेक्टर की अगर उसमें विलंब होता है और जिसका आदरणीय गुप्ता जी आपने बात कही कि उनको भी ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर लाने की आवश्यकता है, देखिए वो उस दिशा में भी हम देखेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी अनुरोध किया जा सके वो ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पर आए और पारदर्शिता ज्यादा आए और एमएसएमई को पैसा जल्दी मिले। लेकिन जैसे मैं सेल जैसी एक PSU की बात करूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो 1 मई 2020 को तो 45 दिन से ज्यादा का अगर जो पैसा देना था उनका ड्यू 9.72 करोड़ था। आज वो कम होकर मात्र 13 लाख रुपया रह गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं वो लगातार अपनी पेमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को या भारत की इंडस्ट्रीज को लाभ मिल सके, तो हमने कहा है कि फॉरेन कंपनीज जो है वो ग्लोबल टेंडर्स 200 करोड़ तक के, उसमें हम उनको अलाउ नहीं करेंगे प्रोक्योरमेंट। एक बहुत बड़ी राहत है हमारे मध्यम वर्ग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और हम इसको लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है, ये आप लोगों की मांग थी कि इसको 1 लाख ना करके 1 करोड़ कर दिया जाए ताकि एमएसएमई इस पे ना जाए, इनकी लिक्विडेशन ना हो, इनका दिवालियापन पे ना किया जाए। अब आपके ही अनुरोध पर हमने किया है। वापस अगर इंडस्ट्री कहती है इसको वापस यूटर्न ले लें, तो मुझे लगता है इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक बार फिर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। एक और आप कहते हैं कि सरफेसी में 1 साल को और विलंब कर दीजिए
बैंक आपके यूनिट्स को सरफेसी के अंतर्गत ना लेकर जाए, दूसरी ओर आप कहते हैं कि इसको 1 लाख से 1 करोड़ ना करें। मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा अगर आप मुझे और प्रकाश डालेंगे तो मुझे इसका समझने में लाभ मिलेगा और भविष्य में निर्णय करने का भी लाभ मिल पाएगा। हमने स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन करने की फ्रेमवर्क करने की बात कही थी एमएसएमई के लिए सेक्शन 240 के अंतर्गत। इस पर हम सोच रहे हैं, अभी तक उस पर चर्चा चल रही है कि क्या क्या किया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमें इस आपदा के समय जब हम अवसर देखने की बात करते हैं, ढूंढने की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी बात है। हमारे एक मित्र ने अभी बीच में कहा कि हमें स्किलिंग की ओर देखने की जरूरत है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, स्किलिंग को रीस्किलिंग करने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात कही आप, क्योंकि जिनके पास कल तक जो रोजगार था, आज वो अपने गांव अगर वापस गए, हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि कोई फैक्ट्रियों में काम करते थे, उत्तर प्रदेश वापस आए, तो पूर्ति वालों ने वहां पर उनकी ट्रेनिंग करने का काम शुरू किया, तो आज ही वो वहां पर बैठकर दिए बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहा है और दिवाली की तैयारी आज से कर रहे हैं। उसकी प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेट्स ने करनी शुरू कर दी। देखिए, ये लोगों ने आकर गांव के 100-200 लोगों को और स्किल करने का काम शुरू कर दिया। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग वापस आए जो बाहर काम करते हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, क्या आप में से कुछ इंडस्ट्रीज मेरे साथ सहयोग कर सकती हैं? मैं वहां पर अगर स्किल सेंटर्स अलग अलग वहां पर तैयार करके देते हैं, हम उनको ट्रेनिंग करने के लिए मदद कर सकें, कुछ मशीनरी उनको दे सकें, उनके लिए लोकल कामकाज दे सकें। मान लीजिए कोई ईडीएम की मशीन लगानी है, सीएनसी की मशीन लानी है, टर्नर खराद की मशीन लगानी है, वो वहां पर अपने प्रोडक्ट बनाते जाएं और 100, 200, 500 पीस कर करके आपको भेजते हैं। कुछ और ऐसा सोचा जा सकता है, कोई सिलाई कढ़ाई के काम हो सकते हैं, कोई शर्ट्स या छोटे छोटे बच्चों के काम किए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं चाहूंगा आदरणीय गुप्ता जी की उस दिशा में अगर आप लोग मेरा सहयोग करें तो मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हम कुछ कर पाएंगे। एक पहाड़ी राज्य से मैं आता हूं ताकि उस वहां पर भी उसको लाभ मिल सके। हमने बहुत सारे कदम ऐसे भी उठाए जहां पे हम आप लोगों की आवाज लगातार सुन रहे हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने अपने पास और नोट किए। जो आपने मुझे कहा कि जीएसटी की पेमेंट आपको पहले करनी पड़ती है और पैसा आपको नहीं मिलता, बहुत उचित आपने बात कही है। निश्चित तौर पर इसमें दबाव भी कंपनियों पर बनता है। मैं इस पे इतना कहना चाहता हूं, देखिए एक और तो हमने 25% टीडीएस टीसीएस की कटौती की है ताकि लिक्विडिटी आपके पास बनी रहे। दूसरी ओर हमने 20-22 लाख लोगों को, जिसमें कॉर्पोरेट भी है, इंडिविजुअल भी है, 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा वापस कर दिया 1-1.5 महीने के अंदर, जो आपका इनकम टैक्स का रिफंड था। हमने 5 करोड़ से कम वालों को जो जीएसटी की रिटर्न थी वो भी अभी उसमें राहत भी दी है ताकि उनके पास भी लाभ मिल सके। तो इस दिशा में भी क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जीएसटी काउंसिल का विषय है, ये केवल केंद्र सरकार का नहीं, इसके आप राज्य की सरकारों के साथ भी उठाइए, हम इस पे भी डिटेल में विचार कर सकते हैं। आपने एक सुझाव दिया कि 75% पेमेंट कर दी जाए, रादर देन डिपॉजिट करने की बजाय उस पर अपील ना की जाए। अपील का राइट डिपार्टमेंट का चले जाएगा अगर हम 3 महीने तक नहीं कर पाएंगे। एक वैधिक उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, मुझे लगता है इसको मैं एक बार चेक करवा लूंगा, क्योंकि ऑफ हैंड में आपको यहाँ पे कुछ कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, जो आपने बैंकिंग से रिलेटेड सुझाव दिए कि 250 करोड़ तक की टर्नओवर, 25 करोड़ की क्रेडिट लिमिट, उसको भी अनदेखी कर दें। देखिए, पहले शुरू में सुझाव ये आए थे कि जब हम लोगों ने कोविड-10 और कोविड के चलते 10% देने की कंपनीज को बात कही, तो ज्यादातर पैसा जिनका सिस्टम बड़ा है, बड़ी कंपनियां हैं, वो ज्यादा पैसा उठा लेती हैं बैंकों से। टीएलटीआरओ की बात की तो उसमें भी बड़े लोग फायदा उठा लेते हैं। तो छोटे उद्योग को कैसे लाभ मिले? देखिए, उद्योग में जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग, मैं कह रहा हूं 12 करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया। मेरा मन है कि आप लोगों को कैसे ज्यादा लाभ मिले। मेरा एक एक कदम ये होगा कि एमएसएमई सेक्टर को लाभ कैसे मिले। अगर इसमें आप चाहोगे मुझे कुछ और बदलाव करने, मैं अपने बैंकिंग सेक्टर के साथ फिर बैठूंगा, आरबीआई के साथ हम फिर बात कराएंगे। आपने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, हमने आरबीआई के साथ पहले भी इसको उठाया। आपकी बात सुन के मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं
हम रिस्ट्रक्चरिंग की बात एक बार फिर आरबीआई के साथ उठाएंगे, क्योंकि नीतिगत निर्णय है। बैंकों को भी इससे नुकसान ना हो, बैंकों को भी जीवित रखना है और हमें अपने घरेलू उद्योग को भी जीवित रखना है। इसलिए मिला जुला हमें इस पे कदम उठाने पड़ेंगे। ये मैं आपका सुझाव इसको लेकर जा रहा हूं। मॉरेटोरियम की जो आपने बात कही, तो 6 महीने के बाद आपको एक ही दिन में पैसा वापस नहीं करना है। सितंबर के बाद अगले मार्च 31 मार्च 2021 तक आप इसको 6 किश्तों में पैसा वापस कर सकते हो। आपके ऊपर एकदम से बोझ नहीं आएगा। ये जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है और जो आपने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत पैसा लिया है, उसमें जो आपको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल मिली, उसमें 12 महीने तो आपको वैसे नहीं देना पड़ेगा और उसको भी 4 साल में आपको वापस करना है। देखिए, जिस तरह से वापस ट्रैक पर उद्योग आने शुरू हुए, 90,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन पिछले महीने हुई, जो पिछले साल के मुकाबले बराबरी पर लगभग आकर खड़ा हुआ है। ये एक सही दिशा में दिखा रहा है कि हम लोग रिवाइवल की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप आंकड़े दूसरी ओर भी देखेंगे तो ये भी आंकड़े कहते हैं कि कोरोना के जो 10 लाख के मुकाबले 10 लाख की आबादी पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो भारत की बहुत कम है। दुनिया के दिग्गज देशों में बहुत ज्यादा है वो। इसका मतलब भारत ने देश के रूप में मोदी जी ने जो कदम उठाए, वो लोगों ने उसको उचित माना, उसमें सहयोग किया, इंडस्ट्री ने, राज्य की सरकारों ने, तो आज हम वो आंकड़े कम रख पाए। तो मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे लॉकडाउन कोई जिला कर देता है, कोई कुछ और करता है, उससे डिसरप्शन हो रही है आपकी सप्लाईज में, वो एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। इस पर हमें लोकल जिला के डीसी हो, राज्य की सरकारें हो, उनसे भी बात करके इन टीथिंग प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा ताकि सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो। अगर भारत को दुनिया की ग्लोबल वैल्यू चेन का या ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बनना है, तो हमें भारत के अंदर भी सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है, उसमें डिसरप्शन ना आए। मान लीजिए आप में से कोई मोटरसाइकिल बनाता है, उसके पार्ट्स बनाता है, मोटरसाइकिल पूरा ही नहीं होगा अगर उसका मीटर नहीं आएगा, क्लच की तार नहीं आएगी, उसका मडगार्ड नहीं आएगा, उसका कोई और चीज नहीं आएगा इंजन का। तो मुझे लगता है कि हमें इसमें बड़ा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो। इस पर राज्य की सरकारों को कदम उठाने पड़े। क्रेडिट रेटिंग की आपने बात कही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि कई बार तो ये लगता है कि क्या बासिल 3 नॉर्म्स जो हैं, क्या वो भारत के उद्योग को सूट करती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सूट करती हैं? क्या इससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे सुझाव बार बार आते हैं। मुकेश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें इंडस्ट्री की भी एक बार राय लीजिए, लोकल बैंकर से भी पूछिए कि बेसिल 3 नॉर्म्स के बारे में उनका क्या व्यूज है। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, मान लीजिए स्टैंडर्ड एंड पुअर है, फिच है या बाकी है, मूडीज, क्या इनकी रेटिंग से हमारे पूरे सिस्टम को कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपना अध्ययन अलग से करते हैं, इंडस्ट्री भी एक अपना इस पे पक्ष बताए। और क्या जो ये जो बाकी नीचे इंडस्ट्री है, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो वैल्यूएबल एसेट्स को कम दाम पर खरीदती हैं, क्या उनका इनसे कोई लेना देना है? ऐसा कोई बातचीत, कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स में इस तरह की बातें भी आती हैं, तो मैं आप लोगों के इनपुट पे जाना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने उस पर भी सुझाव देते हैं कई सेमिनार्स में, तो इन विषयों पर भी इंडस्ट्री का क्या मानना है, ताकि एक पक्ष आपका भी सुनने को मिले। हम अधिकारियों की बात भी सुनते हैं, कई और इंडस्ट्रीज की बातें भी आई, तो मैं आपकी ओर से भी जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मानना एक और भी है कि हमें भारत में अगर इंडस्ट्री को और वाइबल बनाना है, तो एक और जहां बिजली के रेट कम हो रहे हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग में अगर 3 रुपए से कम प्रति यूनिट रेट आ गया है, तो इंडस्ट्री वाले 7.5-8 रुपए में बिजली क्यों खरीद रहे? क्या ये भी एक कारण है? इंटरेस्ट रेट तो आरबीआई ने हमारे अनुरोध पर लगातार कम किया, तो 625 बेसिस पॉइंट था, उसको 400 बेसिस पॉइंट्स ले आए। बैंक वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुराने उनके पास रिजर्व्स पड़े थे,
उसको एकदम से तो कम करना और एकदम से इंटरेस्ट रेट गिराना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हम उस दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। हम एक दो सवाल आपके और आए थे, चाहे विकास ऋषि जी के थे, प्रवीण मल्होत्रा जी के थे या बालाजी के थे, वो सुझाव ज्यादा थे, प्रश्न कम थे। फंड्स ऑफ फंड्स को मैंने जैसा पहले भी आपको कह दिया कि हमने CCA ने, हमारे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है और मैं उसको पहले आपको उसका उत्तर दे चुका हूं। इसके अलावा आपके सुझाव ज्यादा थे कि उसको कैपिटल कैप को हटा दिया जाए, उसकी टर्नओवर लिमिट ही रखा जाए। स्किलिंग रीस्किलिंग की आपने बात कही है, स्टार्टअप्स की एक आपका प्रश्न आया था। देखिए, जब मैं मंत्री बना तो आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले मुझे और वित्त मंत्री निर्मला जी को बुलाकर कहा कि ये जो हमारे देश के युवा हैं बहुत प्रतिभाशाली, ये उद्यमी कैसे बन सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा कैसे दे सके। और उनकी सोच बिल्कुल सही थी। हमारा देश आज से 5 साल पहले स्टार्टअप्स में कहीं नहीं खड़ा था, लेकिन मोदी जी के प्रयासों के कारण और युवाओं की प्रतिभा के कारण हम दुनिया के पहले 3-4 स्टार्टअप नेशंस में आज भारत आकर खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ी पहचान है हमारी। इसीलिए हमने उनके लिए बैंक्रप्सी कोड में फास्टर एग्जिट की सुविधा दी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उनको राहत जो मांगते थे वो दिया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया है, लेबर लॉज के अंतर्गत छूट दी है उन्होंने उसको, एनवायरमेंट लॉज के अंतर्गत छूट दी है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन हमने उनको दिया है। इसके अलावा हमने रिबेट्स दिए हैं पेटेंट और ट्रेडमार्क फाइलिंग के ऊपर, फंडिंग सपोर्ट दी है फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से जो 10,000 करोड़ के लगभग हमने खड़ा करने की बात कही, और टैक्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ स्टार्टअप ESOPs की हमने जो कही, उसमें हमने रिमूव कर दिया उसको 2020 के बजट में। ये भी उनकी एक बड़ी मांग थी। गाइडेंस और फैसिलिटेशन सपोर्ट की हमने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक हब बना कर दिया है, स्टार्टअप इंडिया हब के नाम से। और जिस स्टार्टअप की टर्नओवर 25 करोड़ तक है उसको हमने 100% डिडक्शन दी है उसके प्रॉफिट्स के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। कोई भी 7 साल की विंडो में कोई भी 3 साल वो अपने चुन सकते हैं। और इस 25 करोड़ की लिमिट को अब हमने बढ़ाकर 100 करोड़ की लिमिट कर दिया है उनकी टर्नओवर। जिस तरह से, क्योंकि ये सुझाव इसलिए भी आ रहा था कि इनिशियली सालों में स्टार्टअप्स की किसी भी उद्योग की बहुत ज्यादा आमदन नहीं होती है, तो इसको बढ़ा दिया जाए। तो हमने 7 साल से बढ़ाकर इसको भी 10 साल की विंडो कर दिया। तो आप देखेंगे स्टार्टअप्स के लिए भी हमने बहुत कदम उठाए और MSMEs के लिए भी बहुत कदम उठाए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इससे हमारे कदम और नहीं उठाएंगे, और भी उठाने की आवश्यकता है, आगे और भी उठाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें MSME को भी लाभ मिलेगा और स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा। अगर कोई और प्रश्न आपका रह गया होगा तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने सारे प्रश्न लिखे थे। सुझाव बहुत अच्छे आए हैं, उस पर भी विचार करेंगे। आशुतोष जी भी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत आभार आशुतोष जी, क्योंकि उद्यमियों से लेकर सरकार की आवाज आप हिंदी समाचार पत्रों में, जो दैनिक जागरण देश का सबसे बड़ा, और जब हिंदी में बड़ा तो समझ लीजिए सभी भाषाओं में सबसे बड़ा हो जाएगा, तो उस समाचार पत्र समूह ने भी हमारे उद्योग की आवाज को उठाने का काम किया है, सरकार की बात को भी उद्योगों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं दैनिक जागरण समूह का भी दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी आवाज जन जन तक पहुंचाई और जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाई। ये जो सेतु के रूप में आपने काम किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और जितने मेरे उद्यमी मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्रता होगी हम में तभी हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द जानकर उसको दूर कर पाएंगे। और हम देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, एक सोच को हमें देश के अंदर पैदा करना होगा। अगर आजादी से पहले महात्मा गांधी ने सोच हिंदुस्तान के अंदर उस समय पैदा की जहां पर प्रोपेगेंडा का मीडियम बहुत कम था, आज डिजिटल स्पेस हो
या इतने मीडियम्स हमारे पास लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए हो, तो ये जज्बा और जुनून आत्मनिर्भर भारत का ये जन जन के बीच में भरने की आवश्यकता है। बहुत सारे देश ऐसा उदाहरण है, जापान हो, कोरिया हो या बाकी हो, जिनमें सरकारों को पॉलिसी में बदलाव नहीं करने पड़ते इंपोर्ट पर चेक लगाने के लिए। वहां की जनता इतनी जागरूक है, वहां की जन भावना इतनी मजबूत है कि वो अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देती है। तो क्या मेरा एमएसएमई सेक्टर इस आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करने के लिए हमारा सहयोग करेगा? क्योंकि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना होगा तो आत्मनिर्भर की राह पर चलना, एक सॉफ्ट पावर भारत को बनाकर दुनिया भर में खड़ा करना है, तो हमें अपने इतिहास से सीखकर दुनिया भर में उस बात को पहुंचाना। हमें भारत को प्रोडक्ट के लिए वोकल होना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा वोकल फॉर लोकल। और मैं एक इंडस्ट्री से बात पूछना चाहता हूं, अगर आपके देश का कोई मंत्री, देश का कोई मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री या कोई भी और भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर वो लोकल प्रोडक्ट के लिए अपनी आवाज उठाता है, तो इस पर गुर्रेज क्या है, इस पर गुनाह क्या है? क्या हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का अवसर ना दें? मैं तो कहता हूं देश का जन जन अपने प्रोडक्ट्स के लिए आवाज उठाए। मैं इंडस्ट्री से अनुरोध करता हूं, सुझाव दीजिए मुझे, कैसे आम नागरिक को पता चले कि ये चीज भारत की बनी हुई। 7% कितनी बनी है, 50% कौन सी भारत की बनी? प्रोडक्ट को देखते ही मेक इन इंडिया क्या इस तरह से बड़ा लिखा जाए कि आम आदमी को पता चले कि मैं भारत का प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। मेरे प्रोडक्ट खरीदने से किसी भारतीय को नौकरी मिल रही है, भारतीय की जेब में पैसा जा रहा है। जब ये भावना अंदर पैदा होगी तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जो हमसे पैसा खरीदकर हमें ही आंखें दिखाते हैं, हमसे पैसा कमाकर हमें आंखें दिखाते हैं, क्या आप उनको बल दोगे या अपने इनोवेशन करके, अपने स्पेशल पर्पस मशीन्स बनाकर, अपने यहां पर इकोसिस्टम बेहतर खड़ा करके अपने भारत को मजबूत करें? तो आइए आत्मनिर्भर भारत को और बल देते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और हम भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक बनाए और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 तक बनाए। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम कर सकते हैं, क्योंकि आज से 4 महीने पहले हम पीपी किट भी नहीं बनाना जानते थे, N95 मास्क मात्र गिने चुने बनाते थे। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं पीपी किट भी और N95 मास्क भी। भारत कर सकता है और करके दिखाएगा। मुझे आप पर विश्वास है, हम अपने पर विश्वास करना शुरू करें। जब दिल से आवाज आएगी कि हम दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उम्मीद से ज्यादा है। मैं तो आपको सर हमेशा एक उम्मीद की तरह देखता हूं और सभी एमएसएमई भी आपकी तरफ उम्मीद के रूप में टकटकी लगाए हैं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन सर, जो हमारा जो रिक्वेस्ट थी, हमने वैसे मेरा भी मानना है कि हम हर चीज के लिए, मैं अपने जो एमएसएमई जो फ्रेंड्स हैं उनको भी यही बोलता हूं कि हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ भी नहीं देख सकते, हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप हमारी एक उम्मीद है और हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से सर आपने और कोई चीज छोड़ी नहीं है। बस मैं खाली सर एक दो चीज ये कहना चाहूंगा कि जो आईबीसी में आपने कहा, वो हमारी मांग ये थी जो 1 लाख से 1 करोड़ की, कि जो एमएसएमईज हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई केस किया जाए तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई एमएसएमई छोटा 1 लाख रुपए का कोई डिफॉल्ट कर रहा हो उसके अगेंस्ट कर दिया जाए। लेकिन सर ये जो एमएसएमईज है ना, इनके बिल 1 करोड़ से ज्यादा होते ही नहीं है सर। मतलब अगर कोई एमएसएमई किसी कॉर्पोरेट डेटर बड़ी कंपनी के अगेंस्ट केस करना चाहे तो उस एमएसएमई का तो बिल बेचारे का 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, बहुत बड़ी हो जाएगी तो 50 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा वाली बहुत कम एमएसएमईज होती हैं। अब ये जो छोटी एमएसएमईज हैं सर, जिनके लिए आप हमेशा चिंतित रहते हैं, वो जो एमएसएमईज है वो आप ऐसे समझ रहे हैं कि अब हम तो ये आईबीसी का यूज ही नहीं कर सकते। ये हमारा रिक्वेस्ट था सर। इसमें नहीं, आपने बड़ा उचित, मुकेश जी आपने बहुत उचित बात उठाई है। मैं एक बार फिर इस पे गंभीरता से देख लूंगा, क्योंकि अगर आप कुल मिलाकर पिछले 3.5-4 वर्षों का अनुभव देखेंगे, 2016 से जब हमने आईबीसी कानून लाए तो ये सरफेसी और डीआरटी से बहुत शानदार चला है। हमारी रिकवरी इसमें 50% के लगभग ज्यादा है और 5 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी
तो एडमिशन स्टेज से पहले हो गई, जहां पर जाना नहीं पड़ा और लोगों के पैसे लोगों ने वापस करने शुरू कर दिए, डर पैदा हुआ। और इसके अलावा जो दूसरा कानून हमने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल का हम लाए थे, वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, उसमें भी एक डर पैदा हुआ कि हम पैसा लेके विदेश में भाग नहीं सकते, विदेशों से वापस लाने का काम भी मोदी सरकार करे। तो ये जो एक त्रुटि आपको अपनी दृष्टि से लगती है, मैं इसको एक बार डिपार्टमेंट से डिस्कस करूँ, क्योंकि सर ये बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में, जैसे आपने ठीक कहा सर, कि वो एडमिशन स्टेज से पहले ही जब डिमांड नोटिस भेजते थे उसी टाइम पे वो कंपनी आ जाती थी कि भाई आप हमारे साथ नेगोशिएट करिए, हम तो आपका पेमेंट करना चाहते थे। अगर एक्चुअल ड्यू होता था तो वो पेमेंट कर देते थे। अगर उनको लगता था कि नहीं बिल्कुल भी ड्यू नहीं है, गलत डिमांड है, तभी शायद वो आगे कोर्ट कचहरी में या एनसीएलटी में जाना चाहते थे। तो ये शायद एक बड़ी एक वो होगी। सर वैसे तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी इतनी बड़ी आप फ्रेश स्टार्ट स्कीम लेकर आए, जहां आपने कहा कि भाई हम कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, बहुत सारे कंप्लायंसेस में आपने छूट दे दी। मतलब मैं खुद भी नहीं बता पाया कि कितनी सारी आपने सुविधाएं दी हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। जो सर डिलेड पेमेंट की जो समस्या है, उसमें बस हमारा कहना, आपकी बात ठीक है कि अपील का राइट तो सबको होना चाहिए, बट अभी सर क्या होता है कि जो आपने कहा 45 डेज में पेमेंट कर दें, लेकिन जो ये सीपीएससीज हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कई बार इन एमएसएमईज का बिल ही एक्सेप्ट नहीं होता। मतलब, और जबकि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है सर, एमएसएमईडी एक्ट, उसमें प्रोविजन है कि भाई अगर 15 दिन तक आप कोई उसमें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते तो इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड बिल। वो अगर उस प्रोविजन का सही तरह से उपयोग किया जाए तो, क्योंकि सर क्या होता है कि जो बिल एक्सेप्ट हो गया उसका तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन हमने माल सप्लाई कर दिया या कोई सर्विस दे दी और बिल ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अभी वो क्वालिटी चेक और पता नहीं किन किन चीजों से 2-3 महीने बीत जाते हैं, वहां पर जो पेमेंट स्टकअप है उसके लिए सर कुछ अगर आप और देख लें तो अच्छा रहेगा। सर एक आपने, यस सर प्लीज सर। मुझे सिर्फ इसमें, ये आपने शायद नितिन गडकरी जी के साथ भी विषय उठाया होगा, जहां तक मैं अपनी मंत्रालय में है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, इसके विषय में वो देखता है। तो मैं इस बात को आज ही अपने जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, जो हमारे अलग अलग पीएससीज हैं, उनको इसकी जानकारी देंगे। सर एक जो सबऑर्डिनेट डेट की स्कीम है, उसमें प्रोविजन आपने ये किया है कि ये लोन मिलेगा प्रोमोटर्स को, और प्रोमोटर्स उस पैसे को यूज करेंगे एज इक्विटी इन द कंपनी, ताकि उनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो भी ठीक रहे, और फिर ये कंपनी में पैसा जाएगा इक्विटी के रूप में प्रमोटर्स के पास। सर उसमें मेरा एक सजेशन ये है कि इस तरह से सारे अकाउंट शायद एनपी हो जाएंगे, और मैं सर इसलिए कह रहा हूँ बड़ा बोर्ड लिए, क्योंकि सर जो प्रमोटर्स हैं, अगर लोन उनको दिया जाएगा तो रिपेमेंट भी उनको करना होगा, उनके पास तो कोई पैसा नहीं है रिपेमेंट का, क्योंकि कंपनी में चला गया एक बार इक्विटी के रूप में, प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो वो जो प्रमोटर्स हैं वो रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके पास रिपेमेंट की कैपेसिटी नहीं होगी। जो उनको डायरेक्टर एम्यूनेशन या सैलरी मिलती है वो तो उनको काम करने के लिए मिलती है। इसका सर इसमें अगर कुछ ऐसा कुछ देखा जाए कि वो रिपेमेंट कंपनी की तरफ से कैसा हो, नहीं तो सर ये, क्योंकि जिसको लोन देंगे डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ होगा और वो लोन वापस करने का उसके पास कोई सोर्स नहीं होगा। सर इसमें एक सुझाव तो आपने दिया कि कंपनी रीपेमेंट करे। जी सर। इसके अलावा और क्या सुझाव हो सकते हैं, थोड़ा और विचार करके एक नोट बना के भेज दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है, तो इस विषय पे हम लोग बात करें। तो इसमें 75 लाख रुपया हमने अपर लिमिट रखी है जो किसी भी उद्यमी को देंगे। जी जी सर, आपने कहा जो मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट है, आपने कहा कि वो बाकी 6 महीने में दे देंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 महीने का ब्याज है उसको 6 महीने में देना पड़ेगा। वो सर 12 महीने का ब्याज 6 महीने में, उस स्थिति में जब हम इस कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं, लोगों का प्रोडक्शन कम है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, डिमांड कम है, तो इसीलिए हमारी सारी हाथ जोड़ के जो विनती थी वो इसीलिए थी कि वो शायद बहुत मुश्किल होगा उसके लिए बाकी के 6 महीने में पुराने 6 महीने का भी ब्याज देना। तो इसलिए अगर इस पीरियड को सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इस पीरियड को, और ये जो 20% का पीरियड जो 3 साल का है उसको भी सर थोड़ा बढ़ा दिया जाए। मैं समझता हूँ अगर इसके लिए सर एक बार बात कर ली जाए तो 20% के लिए आपने कहा कि इसको 3 साल की बजाय 6 साल की विंडो किया जाए। जी सर। और ये जो 6 महीने की आपकी किस्तें, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? इसके लिए सर 3 साल का उनको समय दिया जाए, नहीं तो सर ये 12 महीने का ब्याज 6 महीने में दे ही नहीं पाएंगे। ठीक। सर आपने जो ये एक रिक्वेस्ट ये है कि सर अभी जो लोग जा रहे हैं बैंक से लोन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो, वहां कहीं कहीं समस्या आ रही है। अगर सर कोई एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए, मैं कंप्लेंट की बात नहीं करता, आई एम आल्सो वेरी पॉजिटिव,
तो अगर वहां कोई ऐसे ग्रीवेंसेस है, क्योंकि सर क्या होता है प्राइवेट बैंक्स में खास तौर से, और पीयूष जी भी इसके लिए काफी बात करते हैं हमेशा कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा मदद कर रहे हैं शायद, तो इसमें सर क्या होता है कि उनकी कंप्लेंट या कोई ग्रीवेंसेस वो कहाँ दें, ये ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर एक सर कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाए जहां पर उनकी कोई ग्रीवेंसेस है तो वो वहां पर सबमिट कर सके, क्योंकि सर जिससे शिकायत है उसी को बोलते हैं, तो वो तो कहते हैं कि भाई हमारी तो स्कीम में कवर नहीं होता, हम नहीं दे सकते। तो ऐसा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सर चैंपियन पोर्टल शुरू किया है, ऐसे ही अगर आपकी मिनिस्ट्री में भी सर कोई ऐसा एक पोर्टल बन जाए जहां पर ये एमएसएमई हम हैं, हमें अगर कोई किसी बैंक से ग्रीवेंसेस है वो सही है या गलत है, कम से कम हमें उसका पता चल जाए कि हम गलत हैं या बैंक की तरफ से कोई गलती हो रही है। और वहां पर अगर आप किसी ऑफिसर को वहां अपॉइंट कर दें और वो देखते रहें, उन सवालों का जवाब दे दें, बैंक से टाई अप कर लें और बता दें कि भाई ये हमारी गलती है या बैंक के लेवल पर गलत है, मैं समझता हूँ ये सर एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल युग में। सर आपने जो एक संसदीय क्षेत्र में आपके कहा कि जो हम कुछ कर सकते हैं, तो सर मैं एक ऑफर करता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई गांव-गांव के रूप में हमने शुरू किया है। हमने ये सर अभी प्रोग्राम शुरू किया था 2 दिन में, और आज करीब 180 लोग उसमें 2 दिन के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये सर हम आपके संसदीय क्षेत्र में ये हमारा मतलब खुशकिस्मती होगी, हम उनको डिजिटली भी, और साथ में अगर ये थोड़ा स्थिति ठीक हो जाती है तो ऑफलाइन भी जाकर वहां पर हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। उसमें सर हम कंपनी बनाने से लेकर जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं, क्योंकि सर मैं ये देखता हूं कि बड़े बड़े शहरों में भी जो एमएसएमई है उनको भी सारी स्कीम के बारे में पता नहीं है। जैसे आपने सर कहा क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, स्फूर्ति है, ये स्कीम्स भी जो इतनी फेमस और कारगर स्कीम्स है उनके बारे में बड़े शहरों में, मेट्रोज में भी नहीं पता। छोटे शहरों की तो सर हम बात छोड़ दें। तो अगर वहां पर सर हम ये कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इट विल बी माय प्लेजर। हम उनको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके संसदीय क्षेत्र में ये पूरी हम ट्रेनिंग उनको, और सर हम एक चीज और शुरू कर रहे हैं, हमने अब एक आर्टिकल बनाने शुरू किए हैं। क्योंकि सर दिक्कत क्या होती है कि लोकल लैंग्वेज की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम अगर हिंदी में है या इंग्लिश में है, बहुत सारे पार्ट्स में इन दोनों लैंग्वेज को, या जो इस तरह के लोग हैं वो नहीं समझ पाते, अपनी लोकल लैंग्वेज को समझते हैं। हम एक बहुत बड़ी मुहिम के अंतर्गत सर एक सोशल कॉज के अंतर्गत हम तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर FAQ, जितनी भी जो कंपनी को शुरू करने से एग्जिट करने तक का है उसके ऊपर हम लिटरेचर तैयार कर रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, और वो फिर हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। बहुत अच्छा है मुकेश जी। एक ना बीच में आपके कुछ लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, कुछ लोग अपनी बात शायद नहीं रख पाए होंगे या किसी की कोई समस्या भी है जी। तो मुझे mosfinance@nic.in mosfinance@nic.in इस पर आप लोग अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं, या किसी की कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आप वो भी कंप्लेंट वो भी लिख के दे सकते हैं। और बालाजी ने जो बात कही थी कि अपग्रेड करना है स्किलिंग को और रीस्किल करना है, उसके बारे में इनके कोई सुझाव, कहीं पे कुछ लागू किया है, कोई ऐसा मॉडल अडॉप्ट किया है तो उसके बारे में भी वो जरूर भेज दें। बिल्कुल सर। सर एक आपने क्रेडिट रेटिंग की बात कही। क्रेडिट रेटिंग में सर मेरा मानना ये है कि जो पैरामीटर्स हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, वो एक जब भी बेसल की हम बात करते हैं तो बेसल में जो 5 करोड़ से ऊपर जो कंपलसरी हो जाती है ये क्रेडिट रेटिंग लेना, उसमें अगर मेरी लिमिट 5 करोड़ है तब भी, और अगर मेरी लिमिट 5,000 करोड़ है तब भी, जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सेम है सर। इसलिए क्या होता है जो एमएसएमईज हैं उनको इन्वेस्टेबल ग्रेड में आने का मौका नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा क्या होता है सर, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने भी देखा, जैसे आपने भी शायद कुछ इशारा किया कि हमें फायदा कितना होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कोई A रेटेड कंपनी थी वो एकदम से D रेटिंग उसकी हो गई, या इस तरह से, तो उसका फायदा हमें कितना हुआ। तो ये जो क्राइटेरिया है सर, जो स्टैंडर्ड्स हैं एमएसएमईज के लिए और लार्ज कॉर्पोरेट के लिए, इनमें फर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी खुद थोड़ा कंजर्वेटिव है। जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इन्वेस्टेबल ग्रेड रेटिंग देती नहीं है। जब बैंक में जाते हैं तो जैसे अमिताभ बच्चन का सीन था सर कि जाओ पहले उसका सिग्नेचर लेकर आओ, तो वो बैंक कहते हैं कि जाओ भैया पहले रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेकर आओ। रेटिंग एजेंसी कहती है कि हम आपको BBB, आज के दिन में मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। तो ये विकास ऋषि जी और शशि रंजन सिन्हा जी का भी सेम ही एक्सपीरियंस है आपकी तरह? आप लोग के सुझाव पर आप लोग इसका
सर मैं एक बार यहाँ पर शशि रंजन जी जो हैं वो असल में पहले जुड़ नहीं पाए थे हमारे साथ। ही रिप्रेजेंट ए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन द नेम ऑफ सैजा माइक्रो फाइनेंस। तो वो जो आपने TLTRO की भी बात करी सर, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना कुछ अपना सुझाव या कुछ परेशानी बता सकें सर। सिन्हा जी। सर आपकी सरकार ने अद्भुत काम किया है हर क्षेत्र में, लेकिन माइक्रो MSME के क्षेत्र में जो काम हुआ है ये इसकी जितनी सराहना हो कम है। मैं जब 40 साल पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता था तभी वो हमें पढ़ाए कि MSME कितनी आवश्यक, चलती इकोनॉमी की कितनी जरूरत है, लेकिन किसी ने कुछ ने अभी कहा। आपने जब स्पेशल पैकेज अनाउंस करी तो सबसे पहली बार पहले ही 15 मिनट में आप और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने MSME के बारे में बताया। तो हमने बैंकों में और बहुत जगह काम किया सर, और हमने फिर सोचा हम अपने प्रांत, हम बिहार को आते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम बिहार जाके एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी लगाई और 104 सालों में हमारी पहली सक्सेसफुल कंपनी खड़ी होके आई है जो 10 सालों से प्रॉफिटेबली काम कर रही है। और दो बातें आप है, ये रेटिंग एजेंसियां जो अमेरिका से कंट्रोल होती उनको माइक्रो फाइनेंस की कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो वो रेटिंग की जो नॉर्म वो लगाते हैं। उन्होंने हमें पहले रेटिंग ही नहीं दी कि आप बिहार में गए हैं, अभी भी रेटिंग पीछे करते हैं, जबकि बिहार सबसे अच्छा माइक्रो उभर के आ गया सर। पिछले 20 सालों में कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ दिस सेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए आपकी सरकार बहुत लगाई, लेकिन ये क्षेत्र सर बहुत सपोर्टिव है आपने बताया, और इट इज एन अटलांटिक ओशन, और इसके लिए जितनी भी पैसे इसमें आए वो कम पड़ते हैं। आपने सर मॉरिटोरियम दी क्लाइंटों की, लेकिन आज सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ने 80% कलेक्शन एफिशिएंसी पे पहुंच गए हैं। मतलब 10 में 8 महिलाएं स्वेच्छा से पैसे लौटाई हैं, लेकिन हमें डिसबर्स भी उनको करना है। हम उन्हें पैसा देंगे तभी तो सर हम सफल होंगे। हम सिर्फ बैंकों की रिपेमेंट पैसे लेके कर देंगे तो इकोनॉमिक रूरल इकोनॉमी की एडवांटेजेस हुई नहीं सर, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की प्लान है वो हुई नहीं। तो हमें बहुत तेजी से हमें पैसे चाहिए कि हम उन महिलाओं को तुरंत पैसे दें। वो लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया सर, और उनको डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप स्टडी कराया जाए सेक्टर से महीने में डिसबर्समेंट रेट बहुत कम है, एंड वी वांट टू गिव मनी, लेकिन पैसे अभी और हमें सर होनी चाहिए। इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया था, क्या उसका भी ऑफटेक हुआ है ठीक? और दूसरा जो आप ये कहते हैं कि महिलाओं को कम पैसा मिल पा रहा है, उसका पीछे कारण क्या है? सर जो अभी पैसे सिडबी और बैंकों ने कुछ उपलब्ध कराए हैं MFIs को, वो उनके दिनचर्या के काम चलाने के लिए, क्योंकि अजम्पशन ये था सर कि क्लाइंट्स लोग अभी 6 महीने पैसे नहीं देंगे तो एम्प्लॉय की सैलरी कैसे मिलेगी, ऑफिस कैसे चलेगा। तो आपने बहुत तेजी से फंड उपलब्ध कराए। अब NBFC और है वो पैसे अपने लोन वापस मांगने के लगे हैं। अगर हमने 50 करोड़ पिछले महीने उन महिलाओं से कलेक्ट किया सर, और हम 40 करोड़ बैंक को दिया, तो उनको तो देने के लिए पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो वो महिलाएं जो कठिन समय में भी हमें रीपेमेंट हैं, उनको तो पैसे चाहिए। तो सर एग्जामिन कराया MFI पैसे क्यों नहीं दे रहा उनको, हमें उपलब्धि तो पैसे की वो चाहिए सर, ना कि हम बैंकों को रीपे करें। तो सर आपकी एक विंडो से पैसा मेरे पास आया, दूसरे विंडो में चला गया। तो ग्राउंड में तो सर आपकी नाम तो तब फैलेगी जब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, ब्रांचें बढ़ाएं, उन महिलाओं को पैसे दें कि वो पैसे 2 गाय और खरीदें, तो उनका फार्चून का दुकान और तेजी से चले। तो वो रुक गया है सर, उसके लिए हमें रीपेमेंट पॉइंट वेल टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन सर। ये मेरा अगली कॉन्फ्रेंस का समय हो गया है। मैं 15-20 मिनट लेट आया, लेकिन मैं 20 मिनट ज्यादा रुका भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया सर।
हमें। और मैं समझता हूँ सर, अगर आप परमिशन दें तो शायद आशुतोष जी भी आपसे कुछ एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं क्या, अगर 5 मिनट का समय और दें? आशुतोष जी को कैसे मना कर सकते हैं? नहीं, मंत्री जी, अनुराग जी, आपने तो सभी सवालों के जवाब दिए और मैं तो बस सिर्फ बीच में एक, जैसा आपने कहा, सेतु हूँ। आपकी सीधे ही बात हो गई और आपने सारे सवालों के जवाब दिए। मेरे वैसे कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक सवाल आपसे ये है, जो कि एमएसएमई मंत्रालय से भी बाद में हम लोग पूछेंगे। दैनिक जागरण ने ही 4 दिन पहले खबर छापी कि पिछले 3 साल में एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है या उसको लेकर जो आंकड़े हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या कारण है। इसको लेकर थोड़ा आप लोग ध्यान दें और इस पर थोड़ी पड़ताल भी करवाएं। मेरा आपसे यही हम अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। सर, ये बस जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हमारी उम्मीद हैं, तो माना हालत प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे सूल हैं, पर तू खुद अपना अवरोध बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है, तेरे संग हैं उम्मीदें। यहाँ उम्मीदें हमारा मतलब सर आपसे है, किसने कहा तू अकेला है। ये मैसेज है सभी एमएसएमईज को। बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां बजाकर एक बार हम सब जोरदार तरीके से धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी और सारी टीम का बहुत बहुत आभार। जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको एक बार अपने कलेक्ट करके, वो भी सब कंपाइल करके, वो भी सर आपको देंगे, और जो आपने हमसे रिपोर्ट मांगी है वो भी हम डिटेल आपको जरूर सबमिट कर देंगे। थैंक यू मुकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि जो हमने एक रखा था एक पैनल डिस्कशन का, वो समय अभी निकल गया है, लेकिन मेरा अनुरोध है, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, कोई क्वेश्चन शायद उन्होंने हमारा छोड़ा नहीं है, बल्कि जितने क्वेश्चन हमने पूछना चाहा उससे शायद 1-2 क्वेश्चन का जवाब उन्होंने ज्यादा ही दिया होगा। इतनी बेबाकी से जो हमारे माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने आज हमें बताया, और बहुत सारी चीजों के लिए बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने कहा, चाहे वो फंड ऑफ फंड्स की स्कीम हो, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग की हो, या वो एमएफआई या एनबीएफसी के लिए फंडिंग हो, क्रेडिट रेटिंग हो, डिलेड पेमेंट हो, जो मॉरेटोरियम का जो पेमेंट है उसके लिए हो। मैं समझता हूँ इतनी पॉजिटिव अप्रोच जो आदरणीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने आज बात की हमसे, हम सब धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं उनका। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी पैनलिस्ट का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आशुतोष झा जी, आप उनसे कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो प्लीज, आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि एमएसएमई की जो समस्याएं हैं वो सभी सवाल आ गए, आपके मंत्री ने खुद जवाब दिया, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन एमएसएमई से भी होती है, हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस। और जब से ये चीजें चली और ये ऐड आया कि एमएसएमई को लेकर के आप लोग एक बैठक बुला रहे हैं और उसमें अनुराग ठाकुर आएंगे, तो खुद हमारे पास भी, चूंकि हम न्यूज़पेपर में हैं, एडवर्टीजमेंट आया और बहुत सारे सवाल लोग मेरे पास भेज रहे हैं। वो एमएसएमई से जुड़े लोग भी हैं और जो आम लोग हैं वो भी भेज रहे हैं। तो वो मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछूंगा। आप सभी यहाँ पर, विकास जी हैं, प्रवीण जी हैं, आप तो हैं ही। पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, विकास जी भी जवाब दे सकते हैं, प्रवीण जी भी जवाब दे सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकते हैं, कि एक बात ये चली और पीएम के लेवल से भी चली और एक एक्सपेक्टेशन भी आया, सीआईआई की ओर से भी ये बात आई थी कि पोस्ट कोविड एरा में धीरे धीरे हमें ये शिफ्ट करना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस, क्योंकि ये जो लेबर का जो एक बहुत बड़ा इशू आया कोविड एरा में और जिस तरीके से पलायन हुआ, उसके बाद ये बात आई। उसके लिए एमएसएमईज कितने तैयार हैं अभी? प्रवीण जी आप बता सकते हैं, विकास जी आप बता सकते हैं, कोई? देखिए, इंडस्ट्री के तौर से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि ये डिपेंड करता है कि जैसे एक इंडस्ट्री शिफ्ट भी करना चाहता है, तो वो स्किल सेट वो जिस इंडस्ट्री में है, वो स्किल सेट उस स्टेट में अवेलेबल है कि नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री है, तो वो अगर
दूर जाके एयरपोर्ट से या किसी पोर्ट में चली जाए या से दूर चली जाएगी तो उसकी उतनी ही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ये मुमकिन नहीं है कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की इंडस्ट्री और उस स्टेट में या उस रीजन में वो स्किल सेट अवेलेबल है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या क्या फैसिलिटेशन देती है। यही मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल था कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल रहे हैं और सारी इंडस्ट्री उस तरफ जा रही है, लेकिन जैसे चाइना के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बनाने की बात होती है तो उसके लिए कंपिटिटिव बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटेट करेगी। तो आई थिंक जो ये बातें दोनों तरफ है, यस इंडस्ट्री जा सकती है, माइग्रेंट लेबर जा गई है या उस एरिया में जा सकती है, डिपेंड करेगा कि वहां पे स्किल सेट है कि नहीं है, रॉ मटेरियल रिसोर्स है कि नहीं है, और गवर्नमेंट स्टेट की या सेंटर की कितना जी बिल्कुल। प्रवीण जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ये सबसे बड़ा माना जाता है कि किसी भी चीज में समस्या खड़ी करते हैं। एमएसएमईज को लेकर के भी ये बातें आती हैं। हम लोगों ने जो इस पर एक कैंपेन चलाया था उसमें ये बातें बहुत ज्यादा उभर कर आई थी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, कहीं भी कुछ भी रोक सकते हैं। एक नीति बनाया, किसी एक इशू पर रोक दिया तो उसमें साल भर लगा दिया और ये चीजें रुकती जाती हैं और प्रभावित होता है काम। क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आम लोगों की ओर से, छोटे छोटे एमएसएमईज की ओर से मेरे पास ये सजेशन आए थे और मैं उनकी ओर से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी जो नीति बना रहे हैं, जो एमएसएमईज के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिनके पास जिम्मेदारी है, क्या उस लेवल पर भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जैसी कोई चीज होनी चाहिए, नीति बननी चाहिए कि अगर वो जो भी आदमी है जो रिस्पॉन्सिबल है वो फेवरेबल काम कर रहा है, एमएसएमईज को बढ़ा रहा है, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, तो जाहिर तौर पर वो सरकार के इसमें भी आएगा तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अदरवाइज उसे पनिश भी किया जाना चाहिए। कोई ऐसी नीति बननी चाहिए क्या? अगर हम अपने जैसे जीएसटी हो गया या एक्साइज को देख लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा नीतियां हैं फ्रॉम इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन या रेगुलेशन से सेल्फ कंट्रोल की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका पूरा देश जो है एक कल्चर डलना चाहिए कि आप स्वयं ही उसको फॉलो कर पाए। इंस्पेक्शन नहीं तो इंस्पेक्टर राज टाइप फिर वापस आ जाएगा। अभी आप आज की जो चर्चा चल रही थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब की ग्रिप थी, सब भी, लेकिन इसमें दो चीजें सीधा सामने आती हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और रियली देश के बारे में सोच रहे हैं, छोटी इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। प्राइवेट बैंकर्स जो हैं इस वक्त भी वो सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जो जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ तो अच्छी है उसको देंगे पैसा, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां वो अपना पैसा नहीं लगा रहे। तो प्राइवेट बैंकर्स के लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को आई थिंक कुछ करना चाहिए। आपका सवाल था कि फील्ड में वेदर ब्यूरोक्रेसी या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ज्यादा इस वक्त इकोनॉमी को मेरा ख्याल से प्राइवेट एनबीएफसी और प्राइवेट बैंकर्स से आ रही है, जहां सा पैसा मोबिलाइज नहीं हो रहा है और क्योंकि ये मोबिलाइज नहीं हो रहा, आगे सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है, तो सरकार अकेले भी क्या करेगी। तो इसमें मेरा सुझाव तो यही है और मैं इस आपकी प्रेजेंस को यूज कर रहा हूँ कि एक रिवर्स रेपो रेट होता है कि जहां पर बैंकर अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्क करता है, वो शायद 3.5% है आज की तारीख में। मैं राइट मुकेश जी? तो कुछ टाइम के लिए रिवर्स रेपो रेट को 0 कर देना चाहिए। प्राइवेट बैंकर को चलिए आगे पॉजिटिव सोचे कि मैं काम अपना पैसा इन्वेस्ट करूं। दूसरी बात आपने ये कहा कि क्या अड़चने आ रही हैं फील्ड में अड़चने ब्यूरोक्रेसी की आई थिंक मोदी सरकार होने के बाद बहुत कम रह गई हैं। वहां कल्चर बदल रहा है। बेसिकली आप ऑलरेडी आपको जवाब दिया कि आप कैसे इंडस्ट्रीज एरियाज में जा सकती है। मेरे ख्याल से बड़ी इंडस्ट्री का जब तक साथ नहीं होगा तब तक सप्लाई चेन डेवलप नहीं होती है।
गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है जहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बड़ी इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन पूरी कंट्री में रहे, वो होना बहुत जरूरी है। तो इससे क्लस्टर पैदा होंगे जिससे छोटी इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री, वहां पर उसको एनकरेजमेंट मिलेगा और प्रोग्रेस करेगी। आप जापान को देख लो, वहां पर जैसे हम स्टेट्स होती हैं वहां उनको प्रीफेक्चर कहते हैं। हर प्रीफेक्चर किसी चीज में माहिर है, कोई ऑटो कंपोनेंट में है, कोई कपड़े में है। इस तरह से हमारी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, उनकी लोकल सिचुएशन, अगर कोई पोर्ट के नजदीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री चल पड़ी है। इस तरह से अगर लोकल हमें जाना ही होगा, पूरे देश को अगर प्रोग्रेस करनी है तो हमें लोकलाइज जाना ही होगा। लेकिन इनके एक और मैं मैटर कहूंगा, इन्होंने एक लिमिट बांधी है 250 करोड़, साथ में मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट की बांधी 50 करोड़, और 50 करोड़ 250 से अगर डिवाइड करो तो 5 दफा रेशो आता है। ये ऐसी इंडस्ट्री के लिए ये वहां काम करेगा, आप हथौड़ा मारा और प्रोडक्ट को आगे कर दिया। जहां वैल्यू बेस्ड इंडस्ट्री है, जहां पर आपको क्रिएट करना है मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, वहां रॉ मटेरियल का कंटेंट कम होता है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है। तो ये जो 50 करोड़ की जो लिमिट लगाई है, इसको हटा देना चाहिए। या ऐसी इंडस्ट्री का अगर आप एसेट टर्नओवर रेशियो देखोगे, अगर 100 करोड़ मैंने लगाया तो मैं 250 2.5 के आसपास करता हूं। तो ये दो करनी बहुत जरूरी है। ये 3-4 चीजें बहुत फोकस्ड तरीके से अगर की जाए तो ये आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चल रही है। लेकिन इसका लाभ एमएसएमई को इस वक्त कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, वो अगर ठीक कर दी जाए तो आई थिंक देश चल पड़ेगा। ये बिल्कुल चल पड़ेगा जी। आशुतोष जी, इस सेम पॉइंट पे जो विकास जी और प्रवीण जी ने कहा, देखिए अभी कोविड-19 के चलते लोग कस्टमर्स ऑनलाइन चीजें लेना पसंद कर रहे हैं, और जो माइग्रेंट लेबर फोर्स है वो भी जो टियर 2 टियर 3 में मूव हो गई है। मुझे लगता है कि जो उनका हुनर है, विद द हेल्प ऑफ द लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री बॉडीज, अगर वहां पर उनको डेवलप किया जाए और उनको एनेबल किया जाए कि कैसे वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन के माध्यम से, डिजिटल प्रेजेंस के माध्यम से, सिर्फ अपने शहर में नहीं, आगे बढ़ के अपने स्टेट में ही नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में बेच पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दैट अवेयरनेस, द डिजिटल अवेयरनेस इज मिसिंग। अब उनके पास हुनर भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ला रही है वहां पर, मगर कहीं ना कहीं दैट एग्जीक्यूशन उस तरीके से हो नहीं पाता है, और कहीं ना कहीं वो विद इन द स्टेट ही रह जाती हैं चीजें। ये देखिए, आपसे मेरा यही सवाल होने, चूंकि आपने ये सवाल बहुत वैलिड उठाया था, स्किल डेवलपमेंट अपग्रेडेशन की बात उठाई थी, जो कि सबसे बड़ा इशू है। और आज के दिन शायद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कि कैसे इंडस्ट्री को उसके साथ जोड़ा जाए, और जो जिसके लिए जितने स्किल्ड, जिस तरीके के लोग चाहिए, एक तरीके को एक्सचेंज का काम करेगा, वो एक लेवल पे है। लेकिन आप चूंकि इस फील्ड में काम करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टैली अपने लेवल पे एसएमईज को हेल्प करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है? देखिए, जैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस दौरान लॉकडाउन जैसे बाकी एसएमईज के लिए था, जो चैलेंजेस बाहर की कंपनियां फेस कर रही थी वो टैली के लिए भी था। लेकिन तुरंत हमने क्या किया कि ताकि हमारे कस्टमर्स को किसी तरह का problem नहीं हो, and our focus has been totally with the customer satisfaction and ensuring that customer gets the highest experience at all times. हमने अपना जो पूरा का पूरा कस्टमर मैनेजमेंट है, जो हमारा कस्टमर कॉल सेंटर जिसको हम टेलीकेयर बोलते हैं, उसको रातों रात हमने उसको 100% ऑनलाइन मूव कर दिया, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम से उसको 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम में मूव कर दिया, और जिसमें जीरो डाउन टाइम रहा, और जहां पे हमारे सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, they can reach out to us at any time in that sense. अब देखिए कैश फ्लोज का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके चलते हमने क्या किया कि जो हम उसको TSS सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, बेसिकली जो टैली लाइसेंस का सॉफ्टवेयर का जो रिन्यूअल होता है, हमने उसको बेसिकली फॉर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल जब ये शुरुआत हुआ,
हमने उसको 2 महीने के लिए एब्सोल्युटली फ्री कर दिया, और जिससे कि सारे कस्टमर्स ऑल अक्रॉस इंडिया कनेक्टेड सर्विसेज का लाभ उठा पाए, एंड ओवरऑल सम 1.3 लाख कस्टमर्स टुक बेनिफिट ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसी बहुत सारे हमारे एमएसएमई जो कस्टमर्स हैं, ऑलरेडी वी हैव 1.8 मिलियन कस्टमर्स, उनसे हमें रिक्वेस्ट मिलने लगी कि लॉकडाउन हो गया है, दे आर नॉट एबल टू गो टू ऑफिस एंड दे हैव टू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, और दे हैव टू रन द बिजनेस। वी एंश्योर्ड दैट कि वो अपने घर से ही फ्री लाइसेंस टेली से ले पाएं और अपना जो काम है वो रिमोट तरीके से चला पाएं। और उस दौरान अप्रैल और मई में 65,000 सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स हुए। इसके अलावा हमारा जो पार्टनर नेटवर्क है, एक वास्ट पार्टनर नेटवर्क है विच इज स्प्रेड इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। टोटल वी हैव 28,000 पार्टनर्स। हमने इंश्योर किया कि हमारे कस्टमर का जो समस्याएं हैं या किसी तरह के वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन द पेंडेमिक, उसको हम रिजॉल्व करें ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑनलाइन हैंड होल्डिंग के माध्यम से। और ये इतना बड़ा जो हमारा नेटवर्क है 28,000 पार्टनर्स का, उन्होंने सिर्फ सेल्स ही नहीं, सपोर्ट और सर्विसेज भी प्रोवाइड किए। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमने 100 के भी ऊपर जो है सेमिनार्स किए अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स के साथ, इंडस्ट्री बॉडी के साथ, चाहे वो CII की बात करें या एसोचैम की बात करें या FICCI की बात करें, जिसमें हमने कई सारी चीजें से शेयर की कि कैसे कस्टमर को रिमोटली हम हेल्प करा पाएं और ताकि बिजनेस का जो एक फ्लो है वो बना रहे। ऐसे कई सारे स्टेप्स हमने लिए और फिलहाल में हमने एक स्टेप लिया जिसमें हमने 0 EMI का ऑप्शन बिजनेसेस को दिया है, जिससे वो सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और उनको कोई भी एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ेगा, ताकि उनका जो रेगुलर बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहे। सो हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर का जी के लिए आप कई कदम उठाए। क्योंकि समय की बहुत कमी है, हमें यहीं पर खत्म कर। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, शायद मुकेश मोहन जी अभी नहीं है, प्रवीण जी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा आप हैं, तो मैं आपसे ही ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये सवाल जो एक खड़ा हुआ है, जो कि मैंने अनुराग ठाकुर जी से भी पूछा कि ये 3 साल में क्यों नहीं बदली हालत, ये आंकड़े क्यों नहीं बदल रहे हैं, जहां का तहां दिख रहा है एमएसएमई सेक्टर। एक तो ये, दूसरा जैसा कि अभी प्रवीण जी ने भी बात कही फाइनेंसिंग को लेकर के कि बैंक से कैसे परेशानियां हो रही हैं, वो नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये भी सवाल मुझे फील्ड से आए हैं, लोगों की ओर से आए हैं कि क्या आपको लगता है कि एमएसएमईज के लिए अलग से एक बैंक होने चाहिए? ये 2 सवाल है, आखिरी सवाल आप इसे मान सकते हैं। मैं बताता हूँ आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहला आपका जो सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आप शायद जिक्र कर रहे हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट वहां पर अपलोडेड है उनकी साइट पर। मैं समझता हूँ शायद आप उनकी बात कर रहे हैं। उनमें जो डाटा है उसमें जो खास तौर से जो डाटा है वो ये है कि भाई कितनी यूनिट्स हैं एमएसएमई की, 6 करोड़ समथिंग, 6 करोड़ 11 लाख कुछ। कितने लोग वहाँ एम्प्लॉयमेंट में है, 11 करोड़ 37 लाख कुछ वहां पर दिखाया गया है। तो जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं दोनों में सेम डाटा है, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो जो डाटा सेम है उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमने ये स्टडी की थी और उसके बेस पर, वो शायद 16-17 या 16-17 का शायद है, तब एक स्टडी की थी उन्होंने और उसके बेस पर वो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होगा कहीं और उसी डाटा को अभी आगे वो चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं हुआ, अगले साल चेंज नहीं हुआ, वो जरूर चेंज हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वो शायद वो स्टडी नहीं की गई। ये कई बार हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से बात की, हमने उनसे कहा भी कि सर आप बोलते हो 6 करोड़ 11 लाख हमारी यूनिट है, 11 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में है, वो डाटा आखिर है कहाँ? क्योंकि जो रजिस्टर्ड है उद्योग आधार में वो तो कुल 60-65 लाख या अभी हो सकता है कि 70-80 लाख पहुंच गई हूँ। तो ये 6 करोड़ लोग कौन है, उनको हम जब तक पता नहीं होगा कि कहाँ है कौन है, तब तक हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो वो जो डाटा सेम है उसका मैं आपको लॉजिक में आपको बता रहा हूँ, नॉट एज ए स्पोक पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री, बट जो मेरी नॉलेज है कि वो, क्योंकि एक साल में उन्होंने वो एक रिपोर्ट बनाई थी, एक स्टडी की थी, उस स्टडी का डाटा है वो, उसी को वो आगे, क्योंकि अगले सालों में वो स्टडी नहीं हुई तो उसी डाटा को वो आगे कंटिन्यू, और अगले साल भी शायद वो उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन जमीन पर बदलाव हो रहा है। खैर, दूसरा सवाल बैंक से रिलेटेड था कि क्या आपको लगता है कि कोई एक बैंक होना चाहिए एमएसएमई के?
नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। मैं ऐसा इसलिए नहीं समझता, देखिए हमारे पास इतने सारे बैंक हैं। ये जब रिजर्व बैंक ने भी दो तरह से काम किया, एक उन्होंने कहा कि हम स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगे, एक उन्होंने कहा हम पेमेंट बैंक बनाएंगे, दूसरी तरफ तो एक तरफ तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे बैंक खोलने शुरू कर दिए, तो हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हम मर्ज करेंगे बैंक को। मेरा ये मानना है, और मैं खुद एक बैंक के बोर्ड पर रह चुका हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड पर मैंने 3 साल एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम किया है। मैं तब भी वहां हमने ये कहा था कि सभी बैंकों को बड़े लोन की फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी तक होता ये था कि एक स्टेट बैंक ने कोई प्रोजेक्ट लिया, उसने फंडिंग करनी उसकी शुरू की, कंसोर्शियम में हुआ, जितने भी बैंक थे वो सब कूद कर आते थे, छोटे हो या बड़े हो, कि जी हम भी लेंगे कुछ शेयर, हम भी लेंगे। वो करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास काफी तादाद में बैंक्स हैं। अभी अगर हम उनमें से ये कर दें कि भैया जो एक कैपिटल का कोई कैप बना दें या कोई बिजनेस का कैप बना दें, और ये कहें कि ये जो बैंक्स हैं ये बड़े फाइनेंसिंग में नहीं जाएंगे, ये केवल एमएसएमई को फाइनेंस करेंगे, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करेंगे। और ये जो, क्योंकि क्या होता है आशुतोष जी, जब ये छोटे बैंक बड़े बैंक्स के साथ मिलकर कंसोर्शियम में फाइनेंस कर देते हैं लार्ज कॉर्पोरेट को, तो इनका कोई से नहीं होता। इनकी जो शेयर होती है वो 2%, 3%, 5%, 1% ये होता है। ना इनका कोई रिकवरी में से होता, ना इनका किसी और डिसीजन में से होता। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अलग बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास बैंक्स हैं उन्हीं में से कुछ हम अगर आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो बैंक्स हैं ये एमएसएमई को करेंगे, और ये जो बड़े बैंक हैं ये ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ये लार्ज कॉर्पोरेट को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुकेश जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी और बालाजी, प्रवीण मल्होत्रा जी, विकास ऋषि जी, और मैं साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ टैली से किरण नायर जी भी हैं। किरण जी और ज्ञानेंद्र जी, इन लोगों ने भी पूरी तन्मयता से, ये दिन रात कुछ नहीं देखते, रात को मुझे 12 बजे 1 बजे भी फोन करते हैं, सुबह 6 बजे भी फोन करते हैं, बट मैं आभारी हूँ इनका। और साथ में मैं आभारी हूँ दैनिक जागरण का, श्री संजय जी का, श्री सुमित जी का और मिस्टर जेटली जी का, और खास तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी कि आपने बड़ी बेबाकी से ये जो पैनल डिस्कशन था इसके लिए, और आपने जो आवाज उठाई वो शायद मैं समझता हूँ जितने एमएसएमईज हैं उन सबकी। और ये दैनिक जागरण का खास तौर से धन्यवाद है कि वो जो भी आवाज होती है वो देखते नहीं है कि ये सरकार के साथ है, सरकार के खिलाफ है, यानी जो एक्चुअल जो फैक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आप अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, और उसी के बेस पर आपने जो आज हम लोगों से सवाल किए, मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। और खास धन्यवाद जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, उनकी वजह से ही हम इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। तो मेरा धन्यवाद है सभी पैनलिस्ट से, सभी पार्टिसिपेंट से। और आज मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का और उनकी टीम का, और खास तौर से जो मिस्टर आस्तिक सिन्हा हैं उनकी टीम में उनका, कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। और खास तौर से जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारे सवाल थे, अधिकतर हम देखते हैं कि हम पूछते तो बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मिनिस्टर हैं उनमें से जो अपने पसंद की चीज होती है उनको जवाब देते हैं, बाकी चीजों के लिए वो कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने हर सवाल का जवाब दिया, और जहां उनको ये लगा कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा इशू ठीक है, हमारा सजेशन अच्छा है, उन्होंने कहा कि मैं आज ही बात करूंगा कंसर्न ऑफिसर से। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का इस वेबिनार को एड्रेस करने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना, हम बहुत जल्द और वेबिनार्स में मिलेंगे। धन्यवाद है दैनिक जागरण का, टेली सॉल्यूशंस का, पैनलिस्ट का और सभी पार्टिसिपेंट्स का। जी नमस्कार।